रेड लीफ टाउन, फाउंटेन प्लाजा। सूर्यास्त के सूरज से पूरा प्लाजा लाल रंग में रंग गया था। वहां काफी सारे लाइफस्टाइल खिलाड़ी एक खाने के स्टॉल लगा रहे थे और ऐसे स्नैक्स बेच रहे थे जो गॉड्स डोमेन के लिए खास थे। ये स्नैक्स स्वादिष्ट थे और असल जिंदगी के व्यंजनों से कहीं बेहतर थे। साथ ही इनकी कीमत मात्र 2 या 3 कॉपर थी। वाकई बहुत सस्ता सौदा था। दिन भर की कड़ी लड़ाइयों के बाद कई खिलाड़ी यहां आकर आराम करते और ईश्वर के राज्य के स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाते थे। आखिरकार वे दिन भर में केवल कुछ ही सिक्के कमा पाते थे और खर्चों को घटाने के बाद उनके पास 10 सिक्कों से कुछ ही ज्यादा बचते थे। इसलिए उन्हें दावत देना कोई बड़ी बात नहीं थी। पत्थर की बेंचों पर कई जोड़े बैठे बातें कर रहे थे। वे अपना खरीदा हुआ खाना खा रहे थे और साथ ही एक सुखद समय का आनंद ले रहे थे। अचानक रेड लीफ टाउन के हर खिलाड़ी को एक सिस्टम अनाउंसमेंट प्राप्त हुआ। सिस्टम, एक खिलाड़ी ने एक विशेष कहानी को सक्रिय कर दिया है। छोटे मछुआरों का विद्रोह सक्रिय हो गया है। रेड लीफ टाउन में एक अभियान मिशन सक्रिय हो गया है। खिलाड़ी अब एडवेंचरर्स गिल्ड से यह अभियान मिशन प्राप्त कर सकते हैं। अभियान मिशन पूरा करने पर खिलाड़ियों को भरपूर पुरस्कार और गिल्ड प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। सभी खिलाड़ी हैरान रह गए। रेड लीफ टाउन में जहां मिशन मिलना बेहद दुर्लभ था, वहां एक अभियान मिशन था। इतना ही नहीं, इसके पुरस्कार भी बहुत शानदार थे। ये सचमुच अकल्पनीय था। वह कौन सा अद्भुत व्यक्ति था जिसने वास्तव में एक विशेष कहानी को जन्म दिया। इस उपलब्धि को हासिल करने वाले खिलाड़ी ने रेड लीफ टाउन के हर खिलाड़ी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक था कि इस खिलाड़ी को स्टोरीलाइन को सक्रिय करने के लिए क्या शानदार पुरस्कार मिले होंगे। आखिर स्टोरीलाइन को सक्रिय करना एक दुर्लभ घटना थी, तो फिर पुरस्कार कम कैसे हो सकते थे। कई खिलाड़ियों के मन में बुरे विचार आने लगे। वे उस खिलाड़ी को मारना चाहते थे जिसने स्टोरीलाइन क्वेस्ट को सक्रिय किया था। दुर्भाग्यवश सिस्टम अनाउंसमेंट में खिलाड़ी का नाम नहीं बताया गया। आम खिलाड़ियों की तुलना में विभिन्न बड़े गिल्ड उथल पुथल की स्थिति में थे। खेल के इस चरण में डेंगॉन को पूरा करने के अलावा कोई भी ऐसा क्वेस्ट नहीं था जो गिल्ड की प्रतिष्ठा बढ़ा सके। किसी गिल्ड को लेवल अप करने के लिए गिल्ड रेपुटेशन की आवश्यकता होती है। यदि उनका गिल्ड लेवल 2 पर एक कदम पहले पहुंच जाता है तो उन्हें संबंधित गिल्ड लाभ प्राप्त हो जाते हैं, जिससे उन्हें अन्य गिल्डों पर बड़ा लाभ मिलता है। फिलहाल स्कारलेट नदी के आसपास के अन्य कस्बों को भी यही सिस्टम घोषणा प्राप्त हुई। ये सिर्फ रेड लीफ टाउन तक सीमित नहीं थी। सभी बड़े गिल्डों ने लिटिल फिशमैन के खिलाफ अपने अभियान की योजना बनाना शुरू कर दिया। इसी बीच इस सारी हलचल का कारण बनने वाला शी फैंग फिलहाल नीलामी घर के अंदर बैठा हुआ था। नीलामी घर एक बहुत ही सुविधाजनक जगह थी। खिलाड़ियों द्वारा नीलामी में रखी जाने वाली वस्तुएं केवल रेड लीफ टाउन तक ही सीमित नहीं थीं, उन्हें व्हाइट रिवर सिटी के प्रभाव में आने वाले सैकड़ों कस्बों और छोटे शहरों में देखा और खरीदा जा सकता था। हालांकि नीलामी घर बहुत चालाक था। वे नीलामी में रखी गई सभी वस्तुओं पर 5% हैंडलिंग शुल्क लेते थे, इसलिए वहां की वस्तुएं आमतौर पर बहुत महंगी होती थीं। हालांकि नीलामी घर निस्संदेह खिलाड़ियों के लिए कुछ वस्तुओं को गुमनाम रूप से बेचने का सबसे अच्छा स्थान था। साथ ही गॉड्स डोमेन शुरू हुए काफी समय हो चुका था। खिलाड़ियों ने पहले ही काफी सिक्के जमा कर लिए थे और बड़े गिल्डों ने भी काफी धन इकट्ठा कर लिया होगा। अगर शी फैंग रेड लीफ टाउन में एक स्टॉल लगाता तो न केवल वह ध्यान आकर्षित करता, बल्कि फ्लेमिंग टाइगर जैसे लोगों द्वारा उसे निशाना भी बनाया जा सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शी फैंग ने नीलामी घर को इसलिए चुना क्योंकि रेड लीफ टाउन में बहुत कम खिलाड़ी ऐसे थे जो उसके द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं को खरीदने का सामर्थ्य रखते थे। हालांकि अगर सैकड़ों टाउन उन वस्तुओं के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे होते तो मामला बिल्कुल अलग होता। इसलिए शी फैंग ने एक रहस्यमय लोहे की प्लेट आर्मर को नीलामी में रखा और उसकी शुरुआती कीमत 25 चांदी के सिक्के तय की। फिर उसने कांस्य के 5 उपकरण रखे, जिनमें से प्लेट आर्मर की शुरुआती कीमत 3 चांदी के सिक्के और बाकी की 2 चांदी के सिक्के थी। जहां तक लेवल 10 की बेहतरीन सोने की तलवार की बात है, तो उसे नीलामी में रखने का नतीजा कल्पना से परे भयानक होगा। इस हथियार की कीमत कम से कम 2 सोने के सिक्के थी, जो 200 चांदी के सिक्कों के बराबर थी। फिलहाल एक चांदी का सिक्का भी बेहद कीमती था, तो भला कौन इस हथियार को खरीद पाएगा। इसके बाद शी फैंग ने अर्धपारदर्शी स्क्रीन के जरिए अपना बैग तलाशा। शुरुआत में खिलाड़ियों को 100 स्लॉट वाला एक बैग उपहार में दिया जाता था। हालांकि शी फैंग के लिए ये काफी नहीं था। हर खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा 7 बैग रख सकता था। इसलिए शी फैंग ने तुरंत उपलब्ध सबसे बड़े 6 बैग खरीद लिए। हर बैग में 25 स्लॉट थे और हर बैग 40 तांबे के सिक्कों में बिक रहा था। 6 बैग यानी कुल 240 तांबे के सिक्के।
इतनी बड़ी रकम आम खिलाड़ियों के लिए तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन शी फैंग के लिए यह मामूली रकम थी। 6 थैले रखने के बाद शी फैंग की भंडारण क्षमता में काफी वृद्धि हो गई। इसके बाद शी फैंग नीलामी घर से निकलकर उससे कुछ ही दूरी पर एक स्टॉल लगा लिया। उसे अपने द्वारा शुरू किए गए स्टोरीलाइन क्वेस्ट में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। वह इनाम के लिए दूसरों से झगड़ा नहीं करेगा। उसका पेट भर चुका था, इसलिए बचा हुआ हिस्सा दूसरों को मिलना ही उचित था। जादुई सार और पत्थरों की थोक में खरीदारी। जादुई सार का एक ढेर 6 तांबे के सिक्कों में, पत्थरों का एक ढेर 10 तांबे के सिक्कों में। शी फैंग ने जोर से चिल्लाया। खेल के इस चरण में जादुई शक्तियां मैजिक एसेंस जादू का अभ्यास करने के लिए आवश्यक सामग्रियों में से एक थीं, जबकि पत्थर स्टोन इंजीनियरों के लिए आवश्यक निर्माण सामग्री में से एक थे। हालांकि कई लेवल 0 से लेवल 3 के राक्षस मारे जाने पर ये सामग्रियां गिरा देते थे, इसलिए इनका कोई खास मूल्य नहीं था। विभिन्न गिल्डों द्वारा प्राप्त सामग्रियां उनके अपने लाइफस्टाइल खिलाड़ियों की आपूर्ति के लिए पर्याप्त थीं, इसलिए वे इन्हें कभी नहीं खरीदते थे। सामान्य खिलाड़ी भी कभी कभार ही इन सामग्रियों को खरीदते थे। हालांकि अभी भी ऐसे बहुत से खिलाड़ी थे जिन्हें इन सामग्रियों का उपयोग करना नहीं आता था। वे आमतौर पर इन सामग्रियों को एनपीसी को कम कीमत पर बेच देते थे। मैजिक एसेंस की 20 बोतलों का एक ढेर 5 कॉपर में बिकता था और 100 पत्थरों का एक ढेर 9 कॉपर में। शी फैंग इन्हें 1 कॉपर अधिक कीमत पर खरीदता था, इसलिए काफी खिलाड़ी अपनी सामग्री उसे बेचने के लिए तैयार थे। प्रति ढेर एक अतिरिक्त कॉपर भी उसके लिए अच्छी खासी कमाई होती थी। गैरिसन कवच बनाने के लिए मैजिक एसेंस आवश्यक सामग्रियों में से एक था। इसके अलावा बड़ी मात्रा में कॉपर अयस्क और ब्रॉन्ज अयस्क की भी आवश्यकता थी। ये अयस्क दुर्लभ थे और सभी बड़े गिल्ड इन्हें थोक में खरीदते थे। दुर्भाग्यवश इन्हें प्राप्त करना बहुत मुश्किल था। शे फैंग ने भी पहले अयस्क पीसने की योजना बनाई थी, लेकिन अब जब उसके पास दार्शनिक पत्थर था तो अयस्क कोई समस्या नहीं रह गई थी। दार्शनिक पत्थर तत्वों का शोधन कर सकता था। इसका मतलब था कि यह पत्थर को भी शुद्ध कर सकता था। अयस्क, यहां तक कि दुर्लभ अयस्क भी मिलने की प्रबल संभावना थी। शे फैंग को अब स्वयं अयस्क पीसने की कोई आवश्यकता नहीं थी, वह उन्हें अत्यंत कम कीमत पर खरीद सकता था। इसी कारण हजारों खिलाड़ी प्रभावी रूप से शे फैंग के मजदूर बन गए थे। देखते ही देखते खिलाड़ियों की एक बड़ी भीड़ शी फैंग के सामने जमा हो गई। बड़े भाई, मेरे पास मैजिक एसेंस के 6 ढेर हैं, क्या आप इन्हें लेंगे? मेरे पास पत्थर के 3 ढेर हैं, क्या आप उन्हें लेना चाहेंगे? कई खिलाड़ी शी फैंग से पूछने लगे, उन्हें चिंता थी कि कहीं उसका थैला भर न जाए। आखिर उनके पास जादुई शक्तियां और पत्थर बहुत ज्यादा थे। कोई भी खिलाड़ी इन सामग्रियों को खरीदने को तैयार नहीं था, लेकिन इन्हें एनपीसी को बेचना भी ठीक नहीं था, इसलिए ये सामग्रियां उनके थैलों में ही पड़ी रहीं। मैं ये सब ले लूंगा, बस इन्हें बदल लो, शी फैंग ने कहा। इससे पहले शी फैंग ने काफी धन संपत्ति अर्जित कर ली थी। जेंटल स्नो के साथ हुए लेन देन को मिलाकर उसके पास काफी सिक्के थे। शी फैंग निश्चित रूप से बड़ी मात्रा में जादुई शक्ति और पत्थर खरीद सकता था। एक खिलाड़ी यहां 3 स्टैक मैजिक एसेंस बेच रहा था, एक खिलाड़ी वहां 5 स्टैक स्टोन बेच रहा था। कुछ ही पलों में शी फैंग ने 60 स्टैक मैजिक एसेंस और 85 स्टैक स्टोन जमा कर लिए। अब उसकी जेब में 10 कॉपर से भी कम पैसे बचे थे। माफ कीजिए, लेकिन मेरा स्टॉल भर गया है, ये कहकर शी फैंग ने अपना स्टॉल समेट लिया। अचानक बचे हुए कई खिलाड़ी जो अपनी जादुई शक्तियों और पत्थरों को बेचने आए थे, उनके चेहरे निराशा से भर गए। बड़े भाई, क्या आप भविष्य में भी इन्हें खरीदते रहेंगे? एक खिलाड़ी ने पूछा। मैं करूंगा, हालांकि इन्हें खरीदने में अभी कुछ समय लगेगा। आप सब इन्हें अभी बचा कर रख सकते हैं, शी फैंग ने दृढ़ता से कहा। शी फैंग द्वारा अभी अभी खरीदी गई जादुई शक्तियां और पत्थर उसके लिए उन्नत गढ़ाई प्रशिक्षु बनने के लिए पर्याप्त नहीं थे। 3 व्यापारिक सड़क से निकलने के बाद शी फैंग फोजिंग एसोसिएशन पहुंचा। उसने 1 घंटे के लिए एक साधारण फोजिंग रूम किराए पर लेने के लिए 5 तांबे के सिक्के दिए। बेसिक फोजिंग रूम में फोजिंग के लिए जरूरी सभी उपकरण उपलब्ध थे, खिलाड़ियों को अपने उपकरण खरीदने की जरूरत नहीं थी। इंटरमीडिएट रैंक का फोजिंग रूम कहीं बेहतर था, इससे फोजिंग की सफलता दर 3% तक बढ़ सकती थी। हालांकि इस रूम को इस्तेमाल करने के लिए प्रति घंटे 1 सिल्वर का शुल्क लगता था। एडवांस्ड फोजिंग रूम छोटे कस्बों में उपलब्ध नहीं थे, वे केवल शहरों में ही उपलब्ध थे। हालांकि उनकी कीमतें बेहद ज्यादा थीं। टेल नोट्स 1 जीवन शैली खिलाड़ी, वे खिलाड़ी जो अपने सहायक कामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि जालसाज, रसायनज्ञ, औषधि निर्माता आदि। 2 स्टैक,
ये गेमिंग में प्रयुक्त एक शब्द है जिसका अर्थ है एक ही प्रकार की वस्तुओं का समूह जो खिलाड़ी के बैग में केवल एक ही स्थान स्लॉट में रखा जा सकता है। वस्तुओं के स्टैक की एक स्लॉट में रखी जा सकने वाली वस्तुओं की अधिकतम सीमा होती है, जैसे कि मैजिक एसेंस के पूरे स्टैक में 20 बोतलें होती हैं। यदि किसी खिलाड़ी के पास मैजिक एसेंस की 21 बोतलें हैं तो खिलाड़ी के बैग में एक दूसरा स्टैक बन जाएगा। 3 उन्नत फौजिंग प्रशिक्षु फौजरों को कई चरणों में विभाजित किया जा सकता है, जो है फौजिंग प्रशिक्षु योजक चिन्ह ग्रेटर दैन फौजर योजक चिन्ह ग्रेटर दैन मास्टर फौजर योजक चिन्ह ग्रेटर दैन ग्रैंड मास्टर फौजर। इन चरणों को आगे 3 अलग अलग रैंकों में विभाजित किया गया है। बेसिक योजक चिन्ह ग्रेटर दैन इंटरमीडिएट योजक चिन्ह ग्रेटर दैन एडवांस्ड। फौजिंग एसोसिएशन फौजिंग रूम के अंदर शी फैंग ने पत्थरों का एक गट्ठा निकाला और उसे मेज पर रख दिया। पत्थरों के ढेर में कुल 100 टुकड़े थे। वे तुरंत गोल मेज पर भर गए, कुछ तो जमीन पर भी गिर गए। अब देखते हैं कि तुम वास्तव में कितने अच्छे हो, शी फैंग ने मुस्कुराते हुए गहरे लाल रंग का दार्शनिक पत्थर उठाया। अगर किसी और ने दार्शनिक पत्थर देख लिया होता तो शी फैंग को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते। इसीलिए शी फैंग ने एक गणने का कमरा किराए पर लिया था। उसकी अनुमति के बिना कोई भी उस कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता था। शी फैंग ने मेज से पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उस पर दार्शनिक पत्थर का प्रयोग किया। सिस्टम, क्या आप मौलिक शोधन के लिए दार्शनिक पत्थर का उपयोग करना चाहते हैं? शी फैंग ने तुरंत हाँ चुना। इसके बाद दार्शनिक पत्थर से हल्की लाल रोशनी निकलने लगी, एक रहस्यमय शक्ति पत्थर में प्रवाहित होने लगी। पेंग, मुट्ठी के आकार का पत्थर अचानक पीली रेत में बदल गया और जमीन पर बिखर गया। नतीजा एक विफलता थी। हालांकि परिणाम देखकर शी फैंग ने शांत मुस्कान बिखेरी। इससे उन्हें जरा भी विचलित नहीं हुए। इसके बाद उन्होंने एक और पत्थर उठाया और दोबारा कोशिश की। अयस्क बहुत कीमती था। एक सामान्य तांबे का अयस्क 2 तांबे के सिक्कों में बिकता था। अगर इसे किसी एनपीसी को बेचा जाता तो इसकी कीमत केवल 1 तांबे का सिक्का होती थी। 100 तांबे के अयस्क का एक गट्ठा गिल्ड को 200 तांबे के सिक्कों में बेचा जा सकता था, और फिर भी गिल्ड इसके लिए आपस में होड़ करते थे। पत्थर के एक गट्ठे की तुलना में जो केवल 10 तांबे के सिक्कों में बिकता था, तांबे का अयस्क बहुत महंगा था। तत्व शोधन प्रक्रिया द्वारा पत्थर से धातु तत्व निकाला गया। हालांकि कुछ पत्थरों में धातु तत्व मौजूद नहीं था, इसलिए उनका रेत में परिवर्तित होना स्वाभाविक था। ऐसी विफलताएं बहुत आम थीं। पेंग 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 लगातार 10 बार कोशिश करने के बाद भी अयस्क नहीं मिला। शी फैंग निराश होने लगा। सफलता दर बहुत कम थी। शी फैंग को तो ये भी शक होने लगा था कि इन पत्थरों को किसी रेगिस्तान से चुनकर लाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप यहाँ की सारी रेत पीली हो गई। चिंता मत करो, चिंता मत करो, अभी बहुत सारे पत्थर बचे हैं। शी फैंग ने गहरी सांस ली और खुद को दिलासा दिया। उसने एक और पत्थर का टुकड़ा उठाया और एक बार फिर मौलिक परिष्करण का प्रयास किया। पेंग, इस बार भी पत्थर बिखर कर रेत का ढेर बन गया। हालांकि पीले कणों के बीच में एक धातु का टुकड़ा था जिसमें बैंगनी लाल चमक थी। यह तांबे का अयस्क था। तांबे के अयस्क का पहला टुकड़ा हाथ में आते ही शी फैंग ने राहत की सांस ली। उसके हाथ अब और तेजी से चलने लगे। पत्थर की मेज के ऊपर रखे सभी पत्थर पल भर में पीली रेत में बदल गए। पत्थरों के ढेर से कुल 23 तांबे के अयस्क और 2 कांस्य अयस्क निकले। तांबे के अयस्क की तुलना में कांस्य अयस्क की कीमत 3 गुना थी। एनपीसी को बेचने पर इनकी कीमत 3 तांबे के सिक्के थी। कांस्य अयस्क की दुर्लभता के कारण खिलाड़ी इन्हें 7 तांबे के सिक्कों प्रति पीस के हिसाब से खरीदते थे। मेज पर रखे अयस्कों को देखकर शी फैंग को लगा कि दार्शनिक पत्थर सचमुच एक सोने की खान है। भले ही दार्शनिक पत्थर इस समय क्षतिग्रस्त था, फिर भी यह असाधारण था। यही कारण था कि कई राज्य अपनी सेनाएं जुटाकर दार्शनिक पत्थर के लिए लड़ने को तैयार थे। दार्शनिक पत्थर का होना एक समृद्ध खजाने के बराबर था। उस समय किसी भी राज्य के लिए समृद्ध न होना असंभव था। शी फैंग ने अयस्कों को मेज पर रखा और पत्थरों का एक और ढेर बाहर निकाला। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। पत्थरों के ढेर एक के बाद एक गायब होते चले गए, जबकि पीली रेत का ढेर एक छोटी पहाड़ी के रूप में जमा हो गया था। सौभाग्य से गहराई कक्ष को एक बटन दबाकर साफ किया जा सकता था। क्लीन बटन दबाते ही पीली रेत की छोटी पहाड़ी आंखों से ओझल हो गई। 1 घंटे का समय बिताने के बाद शी फैंग ने पत्थरों के 40 ढेर परिष्कृत किए। उन्हें तांबे के अयस्क के 7 से कुछ अधिक ढेर और कांस्य अयस्क का 1 से कुछ अधिक ढेर प्राप्त हुए। यदि शी फैंग इन्हें बेचता तो इनकी कीमत 20 से अधिक चांदी के सिक्के होती। वहीं इन अयस्कों को प्राप्त करने की लागत केवल 4 चांदी के सिक्के थी। अंतर कीमत का 5 गुना था। यह एक पूर्ण लाभ था।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अयस्क बहुत कम मात्रा में गिरते थे, इसलिए उन्हें थोक में खरीदना असंभव था। शे फैंग को फोजिंग रूम से निकलते ही एक सिस्टम नोटिफिकेशन मिला। सिस्टम, नीलामी घर में आपके द्वारा रखा गया वायलेंट बेयर आर्मर बिक गया है। प्रक्रिया शुल्क काटने के बाद आपके बैग में 31 चांदी और 53 तांबे के सिक्के जमा कर दिए गए हैं। सिस्टम, आपने नीलामी घर में जो डार्क स्टार बूट्स रखे थे वे बिक गए हैं। प्रक्रिया शुल्क काटने के बाद आपके बैग में 3 चांदी और 21 तांबे के सिक्के जमा कर दिए गए हैं। डॉट 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 ऑक्शन हाउस से लगातार मिल रही सूचनाओं के कारण शी फैंग के होठों पर मुस्कान आ गई। जैसा कि उम्मीद थी, प्रतिस्पर्धा जितनी ज्यादा होगी कीमत उतनी ही बढ़ेगी। शी फैंग बेचे गए सामानों की कीमत से बहुत संतुष्ट था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ढाल योद्धाओं के लिए रहस्यमय लोहे की प्लेट वाला कवच 30 चांदी के सिक्कों से भी ज्यादा में बिक सकता है। लगता है कि व्हाइट रिवर सिटी के प्रभाव क्षेत्र में बहुत सारे धनी लोग थे। उपकरण बेचने के बाद शी फैंग अचानक एक धनी उद्योगपति बन गया था। उसकी जेब में 50 से अधिक चांदी के सिक्के थे और अब उसका आत्मविश्वास भी बदल गया था। फिलहाल खिलाड़ियों को अपने पास 20 से 30 तांबे के सिक्के पाकर भी खुशी होगी। शी फैंग के पास पहले से ही 50 से अधिक चांदी के सिक्के थे। जेंटल स्नो द्वारा उसे दिए जाने वाले चांदी के सिक्कों को मिलाकर अगर शी फैंग अपने पास मौजूद तांबे के अयस्क को तुरंत बेच दे तो वह पल भर में सोने से मालामाल हो जाएगा। हालांकि वह अयस्कों को नहीं बेचेगा। ये अयस्क ही शी फैंग के लिए बड़ी कमाई का आधार थे। इसके बाद शी फैंग ने गहराई कक्ष को 1 घंटे के लिए किराए पर लिया। उसने बचे हुए पत्थरों को अयस्कों में बदल दिया। इस बार उसकी किस्मत अच्छी थी। 45 गट्ठों पत्थरों से उसे 10 गट्ठों तांबे का अयस्क और 2 गट्ठों का कांस्य अयस्क प्राप्त हुआ। पब फ्यूचर एड्स। इसके साथ ही शी फैंग के पास तांबे के अयस्क के कुल 17 ढेर और कांसे के अयस्क के 3 ढेर हो गए थे। शी फैंग को इन सभी का उपयोग करने में काफी समय लगेगा। अब हाथ में पैसे लेकर शी फैंग एक बार फिर फोजिंग एसोसिएशन के केंद्रीय क्षेत्र प्रशासनिक क्षेत्र में पहुंचा। फिलहाल गिल्डों द्वारा प्रशिक्षित कई फौज खिलाड़ी फोजिंग रूम किराए पर ले रहे थे। ये तो सरासर अन्याय है। 1 घंटे के लिए 5 कॉपर लगते हैं। मेरे गिल्ड ने मुझे 30 कॉपर दिए हैं। ये बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। ये तो पहले से ही अच्छा माना जाता है। कम से कम उपकरण तो सब मौजूद हैं। लोहे का काम करने वाले उपकरणों को ही देख लो। सबसे आम उपकरण के लिए भी कुछ चांदी के सिक्के लगते हैं। पूरे सेट की कीमत 30 से अधिक चांदी के सिक्के होगी। ये तो सरासर लूट है। आपने अभी तक इंटरमीडिएट फोजिंग रूम नहीं देखा है। इसकी कीमत 1 सिल्वर प्रति घंटा है, लेकिन ये कमरा आपकी सफलता दर को केवल 3% ही बढ़ाता है। यहां तक कि एक बेहतरीन गिल्ड भी इतनी कीमत वहन नहीं कर पाएगा। कुछ फौजर लगातार शिकायत करते रहे। वे फोजिंग एसोसिएशन द्वारा निर्धारित कीमतों से घोर असंतुष्ट थे। हालांकि उनकी आवाज में शेखी बघारने का भाव भी झलक रहा था। आखिरकार उन्हें अपने गिल्ड का समर्थन प्राप्त था, जबकि सामान्य खिलाड़ी फोजिंग रूम किराए पर भी नहीं ले सकते थे। फोजिंग लेवल बढ़ाने की तो बात ही दूर। शी फैंग इन खिलाड़ियों के चारों ओर घूमते हुए एसोसिएशन के मैनेजर की ओर बढ़ा और बोला, मैं एक इंटरमीडिएट फोजिंग रूम किराए पर लेना चाहता हूं। क्या मैं जान सकता हूं कि आप इसे कितने समय के लिए किराए पर लेना चाहते हैं? एसोसिएशन के मैनेजर, जो कि पीले चेहरे वाला युवक था, ने उत्साह से पूछा। फिलहाल अधिकांश साहसी लोग गरीब थे। उनमें से हर कोई केवल साधारण लोहार खाने किराए पर लेता था, और वह भी अनिच्छा से। इसलिए जब प्रबंधक ने शी फैंग जैसे धनी साहसी को देखा तो उसके सेवाभाव में एक बड़ा बदलाव आया। समय को देखते हुए वास्तविक दुनिया में इस समय सुबह का समय था। वर्चुअल गेमिंग हेलमेट का उपयोग करते समय कोई व्यक्ति ईश्वर के क्षेत्र में बहुत देर तक नहीं रह सकता था। तो फिर 2 घंटे। शी फैंग ने कुछ सोचने के बाद कहा, ठीक है, ये रही आपकी चाबी। कुल मिलाकर 2 चांदी के सिक्के लगेंगे। मैनेजर ने मुस्कुराते हुए चाबी शी फैंग को सौंप दी। शी फैंग ने 2 चमकदार चांदी के सिक्के निकाले, उन्हें मेज पर रखा और जाने के लिए मुड़ गया। जो खिलाड़ी पहले जाली मुद्रा बनाने वाली संस्था की धूर्तता पर चर्चा कर रहे थे, वे सब अवाक रह गए। उन्हें लगा जैसे उन्हें भ्रम हो रहा हो, लेकिन मेज पर सचमुच चांदी के सिक्के थे, न कि लाल पीले तांबे के सिक्के। अरे बाप रे, एक बड़ा उद्योगपति! एक पुरुष एलिमेंटलिस्ट ने ईर्ष्या से कहा। भाई टाइकून, छोटी बहन बिस्तर गर्म करना जानती है। एक और खूबसूरत और चुलबुली महिला खिलाड़ी ने शी फैंग को आंख मारी, मानो उसकी तारीफ कर रही हो। क्या ये सब काला धन नहीं है? मैं उससे एक कदम आगे बढ़कर मध्यवर्ती स्तर का लोहार प्रशिक्षु जरूर बनूंगा, एक पुरुष पुजारी ने चिढ़कर कहा, हालांकि वह जानता था कि यह असंभव है।
मध्यवर्ती स्तर के लोहार कक्ष की सुविधाएं सामान्य कक्ष से कहीं बेहतर थीं। देखने में तो केवल कक्ष के होने से लोहार बनाने की सफलता दर में केवल 3% की वृद्धि होती थी, लेकिन कक्ष में मौजूद सुविधाओं को शामिल करने पर सफलता दर में कम से कम 5% की वृद्धि हो जाती थी। एक जालसाज के लिए सफलता दर में 5% का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के अंतर के समान था। शी फैंग ने इंटरमीडिएट फोजिंग रूम की चाबी ली और छेड़छाड़ कर रही युवती को नजरअंदाज करते हुए दूसरी मंजिल पर चला गया। फोजिंग एसोसिएशन की पहली मंजिल पर केवल बेसिक फोजिंग रूम थे, जबकि इंटरमीडिएट फोजिंग रूम दूसरी मंजिल पर स्थित थे। पहली मंजिल की तुलना में दूसरी मंजिल पर लोगों की संख्या काफी कम थी। वहां केवल कुछ ही पात्र एनपीसी घूम रहे थे। खिलाड़ी इस जगह पर बिल्कुल नहीं आते थे। साथ ही बुनियादी कमरों की संख्या 50 थी, जबकि मध्यवर्ती स्तर के केवल 20 ही कमरे थे। शी फैंग ने मध्यवर्ती गहराई कक्ष में प्रवेश किया। ये कक्ष पहले वाले कक्ष से कहीं अधिक विशाल और परिष्कृत था। यहाँ उपलब्ध सुविधाएं भी बुनियादी कक्ष से बेहतर थीं, विशेषकर हथौड़ा और ज्वाला। ये दोनों वस्तुएं बिल्कुल भी साधारण नहीं थीं। शी फैंग ने लोहे से बुने हुए मखमली कपड़े पर रखे चांदी जैसे सफेद हथौड़े को ऊपर उठाया। 100 परिष्करण हथौड़ा कांस्य श्रेणी। वस्तु निर्माण करते समय सफलता दर में 3% की वृद्धि होती है। आवश्यकताएं: शक्ति 4। अकेले इस 100 परिष्करण हथौड़े को ही खिलाड़ियों के लिए हासिल करना मुश्किल था। एनपीसी द्वारा बेचे जाने वाले सबसे अच्छे हथौड़े सामान्य हथौड़े थे। उन हथौड़ों से गहराई की सफलता दर में कोई वृद्धि नहीं होती थी। इस 100 परिष्करण हथौड़े को चुराना तो नामुमकिन था। गहराई कक्ष से संबंधित वस्तुओं को खिलाड़ी अपने साथ नहीं ले जा सकते थे। यहाँ की ज्वाला भी असाधारण थी। सामान्य पीले रंग की बजाय यहाँ की ज्वाला हरे रंग की थी। यह कोई साधारण ज्वाला नहीं थी, बल्कि एक रहस्यमयी ज्वाला थी। शी फैंग ने इसके विवरण पर एक नज़र डाली। स्कारलेट डेविल फ्लेम टिया एक मिस्टीरियस फ्लेम। विशेष गुण: इसमें अत्यधिक उच्च तापमान क्षमता होती है। ज्वाला से पिघलाई गई वस्तुओं की शुद्धता अधिक होगी। औषधियों को परिष्कृत करने या वस्तुओं को गढ़ने में सफलता दर में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। रहस्यमयी ज्वालाएं दुर्लभ और शक्तिशाली ज्वालाएं थीं। इन ज्वालाओं की शक्ति अलग अलग थी और इन्हें 9 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता था। पहली श्रेणी सबसे कमजोर थी, जबकि 9वीं श्रेणी सबसे शक्तिशाली थी। हालांकि खिलाड़ियों के लिए पहली श्रेणी की रहस्यमयी ज्वाला भी आसानी से प्राप्त करना संभव नहीं था। रहस्यमयी ज्वाला की दुर्लभता के कारण ईश्वर के क्षेत्र में इसकी कीमत बहुत अधिक थी। साथ ही औषधि बनाने और धातु गढ़ने दोनों के लिए रहस्यमयी ज्वाला की आवश्यकता होती थी, जिसके कारण रहस्यमयी ज्वाला की कीमतें और भी अधिक बढ़ गई थीं। एक समय की बात है, एक टियर 4 फ्लेम ज्वलनशील पदार्थ थी जिसके लिए दर्जनों प्रथम श्रेणी के गिल्ड आपस में लड़ पड़े। लाखों खिलाड़ियों की मृत्यु के बाद अंततः वह फ्लेम वर्ल्ड डोमिनेटर्स के हाथ में आ गई। इसके कुछ ही समय बाद वर्ल्ड डोमिनेटर्स में एक मास्टर पोशन मेकर ग्रैंड मास्टर पोशन मेकर बन गया, जिससे वर्ल्ड डोमिनेटर्स का प्रभाव बहुत बढ़ गया। जब शी फैंग ने जलती हुई रहस्यमयी ज्वाला को देखा तो उसके भीतर एक तीव्र लालसा उत्पन्न हुई। यह एक जालसाज की प्यास थी। जब शी फैंग गहरी सोच में डूबा हुआ था, तभी अचानक उसे एक बात याद आ गई। गॉड्स डोमेन के संचालन के दूसरे महीने में तीसरे दर्जे के गिल्ड ग्लोरियस लाइट ने एक द्वितीय श्रेणी की रहस्यमयी ज्वाला, बर्फीली नीली शैतान ज्वाला, की खोज की। ये ज्वाला 100 भूतों के जंगल में मिली थी और इसकी खोज ने अन्य गिल्डों में ईर्ष्या पैदा कर दी। उस समय कई लाइफस्टाइल खिलाड़ियों ने ग्लोरियस लाइट में शामिल होने के लिए आवेदन किया था, जिससे गिल्ड की शक्ति में अचानक वृद्धि हुई और वह एक छोटे से शहर का तानाशाह बन गया। हालांकि कई गिल्ड गुप्त रूप से जानकारी जुटा रहे थे ताकि वे भी अपने लिए एक रहस्यमयी ज्वाला प्राप्त कर सकें। स्वाभाविक रूप से शैडो भी इसका अपवाद नहीं था। शैडो ने ग्लोरियस लाइट के आंतरिक मंडल से रहस्यमयी ज्वाला के स्थान और प्राप्ति विधि का पता लगा लिया था। दुर्भाग्यवश ऐसी रहस्यमयी ज्वालाएं केवल एक बार ही प्रकट होती थीं और एक बार लुप्त हो जाने के बाद फिर कभी नहीं प्रकट होती थीं। इस खोज के कारण कई गिल्डों के प्रयास व्यर्थ हो गए। जैसे ही वह बर्फीली नीली शैतानी ज्वाला के बारे में सोच रहा था, शी फैंग के मन में अचानक इस रहस्यमय ज्वाला के प्रति कुछ इच्छाएं जाग उठीं। अगर वह इसे अपना बना लेता, तो भविष्य में जब वह अपना खुद का गिल्ड शुरू करता, तो यह उसके लिए निश्चित रूप से बहुत मददगार साबित होती। इसके अलावा ये ज्वाला शी फैंग को एक सच्चा फौजर एक बनने के लिए प्रेरित करने में भी बहुत सहायक होती। हालांकि शी फैंग को अभी भी बर्फीली नीली शैतानी ज्वाला प्राप्त करने के लिए एक उचित योजना बनानी थी। ज्वाला प्राप्त करने से पहले उसे कई चीजों की तैयारी करनी थी। इसके बाद शी फैंग ने गैरिसन आर्मर का फोजिंग डिजाइन निकाला।
बिना समय बर्बाद किए उसने तुरंत इसे सीखने का फैसला किया। सिस्टम, आपने गैरिसन कवच बनाना सीख लिया है। इसके बाद शी फैंग ने सभी आवश्यक सामग्री पत्थर की मेज पर रख दी। फिर उसने अत्यंत मूल्यवान गहराई की पुस्तक निकाली और गहराई शुरू कर दी। शी फैंग एक बुनियादी लोहार प्रशिक्षु था। लेवल 0 के सामान्य उपकरण बनाने में उसकी सफलता दर 20% से अधिक नहीं थी, और सफल निर्माण के बाद उसे एक प्रवीणता अंक प्राप्त होने की 40% संभावना थी। यदि शी फैंग गैरिसन कवच, जो कि लेवल 3 का कांस्य उपकरण है, बनाता तो उसकी सफलता की संभावना 5% से अधिक नहीं होती। कांस्य उपकरण बनाने में सफलता प्राप्त करने पर उसे एक अतिरिक्त लाभ मिलता, जो कि 2 प्रवीणता अंक प्राप्त करने की 100% संभावना थी। हालांकि इंटरमीडिएट फोर्जिंग अप्रेंटिस बनने के लिए 1000 प्रोफिशिएंसी पॉइंट्स की आवश्यकता थी। इतने अधिक पॉइंट्स प्राप्त करने के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता थी। लाइफस्टाइल प्लेयर के लिए इतनी बड़ी रकम का खर्च अकेले उठाना असंभव था। गिल्डों में मौजूद सभी लोहार शुरुआत में सामान्य उपकरण बनाते थे। कोई भी गिल्ड इन लाइफस्टाइल खिलाड़ियों को सीधे कांस्य उपकरण बनाने की अनुमति नहीं देता था। पहली बात तो ये थी कि उनके पास कांस्य उपकरण बनाने का कोई डिजाइन ही नहीं था, और अगर होता भी तो वे ऐसा काम नहीं करते। एक साधारण लोहार प्रशिक्षु की सफलता दर बहुत कम थी और आवश्यक सामग्रियां बहुत महंगी थीं। एक भी विफलता पर एक चांदी का सिक्का या उससे अधिक का नुकसान हो जाता था। यह इतना बड़ा नुकसान था जिसे गिल्ड भी सहन नहीं कर सकते थे। इसके अलावा वे उपकरण बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री भी इकट्ठा नहीं कर पाते थे। हालांकि शी फैंग को ऐसी कोई चिंता नहीं थी। उनके पास दार्शनिक पत्थर था, इसलिए संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। इसके अलावा गैरिसन कवच बनाने के लिए आवश्यक सामग्री सस्ती थी। इसके लिए केवल 5 बोतल जादुई शक्ति, 5 टुकड़े कांस्य अयस्क और 20 टुकड़े तांबे के अयस्क की आवश्यकता थी। गैरिसन कवच बनाने की लागत केवल 80 तांबे के सिक्के थी। अन्य कांस्य उपकरणों की लागत की तुलना में ये कम से कम 20 तांबे के सिक्के सस्ता था। गैरिसन कवच के गुण भी बहुत अच्छे थे, इसलिए इसकी बहुत मांग थी। शी फैंग को इसे बेचने के तरीके के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण चीज थी बुक ऑफ फोर्जिंग। द बुक ऑफ फोर्जिंग सामान्य उपकरणों को गढ़ने की सफलता दर को 70%, कांस्य उपकरणों को 50%, रहस्यमय लोहे के उपकरणों को 30%, गुप्त चांदी के उपकरणों को 20%, उत्तम सोने के उपकरणों को 10%, गहरे सोने के उपकरणों को 5% और महाकाव्य उपकरणों को 1% तक बढ़ा सकती है। इन विशेषताओं के साथ बुक ऑफ फोर्जिंग किसी खिलाड़ी को आसानी से और बिना किसी बाधा के मास्टर फोर्जर बनने में सक्षम बना सकती है। बुनियादी लोहार प्रशिक्षुओं की सामान्य उपकरण बनाने में सफलता दर मूलतः 20% थी। पुस्तक में वर्णित 70% को शामिल करने पर सफलता दर 90% हो जाती थी। मध्यवर्ती लोहार कक्ष की सुविधाओं को शामिल करने और त्रुटियों की संभावना को दूर करने पर सामान्य उपकरण बनाने की सफलता दर 99% या उससे अधिक हो जाती थी। जब तक खिलाड़ी कोई मूर्ख न हो, दो विफलता असंभव थी। इससे द बुक ऑफ फोर्जिंग की भयावह क्षमताओं का स्पष्ट अंदाजा लगाया जा सकता था। गैरिसन कवच की बात करें तो शी फैंग के पास इसे बनाने की 5% सफलता दर थी। किताब से मिलने वाली 50% सफलता दर, कमरे की सुविधाओं से मिलने वाली 3% सफलता दर और रहस्यमयी ज्वाला के प्रभाव को मिलाकर शी फैंग की गैरिसन कवच बनाने की सफलता दर अब 60% हो गई थी। कांस्य उपकरण की बात ही छोड़िए, अगर सामान्य उपकरणों की सफलता दर भी 60% होती तो भी यह जालसाजों को पागल कर देती। सफलता का इतना उच्च प्रतिशत जालसाजों के लिए अकल्पनीय था। इसके बाद शी फैंग ने गहराई के डिजाइन की आवश्यकताओं के अनुसार धीरे धीरे गैरिसन कवच बनाना शुरू किया। उसने सबसे पहले तांबे और कांसे के अयस्क को आग में पिघलाया। 5 मिनट तक आग में रहने के बाद अयस्क पिघलने लगे और एक पिंड का रूप ले लिया। फिर शी फैंग ने उसमें जादुई सार मिलाया और उसे 1 मिनट तक जलने दिया, जिसके बाद उसने लाल गरम अयस्क को निकालकर धातु के कपड़े पर रख दिया। अयस्क के अत्यधिक गर्म तापमान के कारण शी फैंग को पसीना आ गया। हालांकि शी फैंग ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि आगे की प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण थी। तैयारियों को पूरा करने के बाद शी फैंग ने 100 परिष्करण हथौड़े को हाथ में लिया और उसे ज्वलनशील अयस्क पर हथौड़ा मारने के लिए तैयार किया। ध तेरे की, ध तेरे की, ध तेरे की, चारों दिशाओं में चिंगारियां उड़ने लगीं। हथौड़े की आवाजें विशाल लोहारखाने में गूंज उठीं। शी फैंग ने हर बार बड़ी सावधानी और सटीकता से किया। अपने पिछले जीवन में शी फैंग ने लोहारगिरी नहीं सीखी थी। उसने केवल संग्रहण कौशल सीखा था। फिर भी वो लोहारगिरी के बारे में काफी कुछ जानता था।
आखिरकार उसने एक उस्ताद लोहार से अक्सर बातचीत की थी, इसलिए वह इतना जानकार था कि कुछ छोटी मोटी गलतियां नहीं करता था। 100 से अधिक बार अयस्क पर हथौड़ा मारने के बाद शी फैंग को लगा कि यह एकदम सही है। शी फैंग ने अपने माथे से पसीना पोंछा, ध्यान से लाल अयस्क के इंटरफेस का चयन किया और पूर्ण करें बटन पर क्लिक किया। इसके बाद धधकती हुई अयस्क धातु रूपांतरित होने लगी। 5 सेकंड के भीतर ही वह चांदी जैसे भूरे रंग के कवच में परिवर्तित हो गई। देखने में तो उसमें कोई खामी नहीं लग रही थी। हालांकि किसी उपकरण का सफल निर्माण केवल उसकी दिखावट पर ही निर्भर नहीं करता था, उसकी गुणवत्ता भी मायने रखती थी। गुणवत्ता में उपकरण के गुण और उसका पद शामिल थे। खराब ढंग से गढ़े गए कांस्य उपकरणों की श्रेणी को सामान्य स्तर तक कम कर दिया जाएगा या उनके मूल गुण मानकों के अनुरूप नहीं होंगे। इसलिए शी फैंग ने कवच की जानकारी का चयन किया, ये जांचने के लिए कि यह सफल रहा या असफल। टेल नोट्स 1 एक सच्चा जालसाज इक्वल्स ग्रेटर दैन ये भाग जालसाज के पदों को संदर्भित करता है, जैसे जालसाजी प्रशिक्षु योजक चिन्ह ग्रेटर दैन जालसाज योजक चिन्ह ग्रेटर दैन मास्टर जालसाज योजक चिन्ह ग्रेटर दैन ग्रैंड मास्टर जालसाज। 2 जब तक कि खिलाड़ी सुअर न हो इक्वल्स ग्रेटर दैन एक मूर्ख। 7 दिसंबर 2017 से आइस फायर डेविल फ्लेम को आइस ब्लू डेविल फ्लेम में बदल दिया गया है। हालांकि शी फैंग असफलता को सहन कर सकता था, लेकिन कोई भी बिना किसी अच्छे कारण के अपना पैसा बर्बाद करने को तैयार नहीं था। इसलिए शी फैंग थोड़ा घबराया हुआ था। शी फैंग द्वारा कवच की जानकारी की जांच करने का विकल्प चुनने के बाद पैनल पर 3 शब्द दिखाई दिए, पहचान प्रक्रिया जारी है। लाल लोडिंग बार धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। सिस्टम वर्तमान में उपकरण के आंकड़े निर्धारित कर रहा था। 3 सेकंड बीतने के बाद सिस्टम ने कवच की पहचान पूरी कर ली और कवच की जानकारी प्रकट कर दी। गैरिसन कवच कांस्य श्रेणी का प्लेट कवच। स्तर 3। उपकरण आवश्यकता क्षमता 10, रक्षा जोड़ 2, ताकत जोड़ 2, सहन शक्ति जोड़ 2, HP जोड़ 150, टिकाऊपन 35/35, अतिरिक्त क्षमता रक्षात्मक शक्ति प्राप्त होने वाली क्षति को 3% तक कम करती है। केवल शील्ड वॉरियर्स और गार्जियन नाइट्स तक सीमित। सिस्टम गैरिसन कवच सफलतापूर्वक निर्मित हो गया है। निर्माण दक्षता में 2 अंकों की वृद्धि हुई है। 800 अनुभव अंक प्राप्त हुए। वाह, इसमें तो अतिरिक्त क्षमता रक्षात्मक शक्ति भी है। गैरिसन कवच पर अतिरिक्त क्षमता देखकर शी फैंग बेहद खुश हुआ। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कांस्य का कोई उपकरण बनाने का उसका पहला प्रयास सफल होगा। उसे इतना अनुभव भी प्राप्त हुआ। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसके पिछले जीवन के उस्ताद लोहार कभी अभ्यास करने नहीं जाते थे, क्योंकि उनका अनुभव स्तर जरा भी कम नहीं था। गैरिसन कवच न केवल मानक गुणों के अनुरूप था, बल्कि उसमें एक अतिरिक्त क्षमता भी थी। मूल रूप से गैरिसन कवच में रक्षात्मक शक्ति नहीं थी। हालांकि जब कारीगर ने असाधारण कौशल का प्रदर्शन किया और साथ ही रहस्यमयी ज्वाला की उपस्थिति में उपकरण में एक अतिरिक्त क्षमता प्रकट होने की संभावना थी। ऐसी स्थिति में उपकरण की कीमत एक स्तर और बढ़ जाती थी। शी फैंग ने गैरिसन कवच को ध्यान से देखा, चांदी जैसे भूरे रंग की धातु की बनावट को महसूस किया और उसके आकर्षक डिजाइन की प्रशंसा की। साधारण कांस्य कवच इसके सामने कुछ भी नहीं था। शी फैंग अपनी रचना से बहुत संतुष्ट था। फिलहाल खिलाड़ियों के लिए आम उपकरण ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले उपकरण थे। भविष्य में अगर खिलाड़ी लेवल 6 तक भी पहुंच जाएं, तो भी उन्हें सिर्फ आम उपकरण पहने देखना कोई हैरानी की बात नहीं होगी। आखिरकार कांस्य उपकरण हासिल करना बहुत मुश्किल था। जहां तक एलीट टीमों की बात है, उनके पास 1 या 2 कांस्य उपकरण होना ही सौभाग्य की बात मानी जाती थी। गैरिसन कवच का इस्तेमाल शील्ड वॉरियर्स और गार्जियन नाइट्स दोनों कर सकते थे। अगर शी फैंग इस कवच को बेचता तो एलीट पार्टियां इसे जरूर खरीदती। आखिर एक एमटी के उपकरणों की गुणवत्ता से डंजन को जीतना काफी आसान हो जाता है। यहां तक कि अगर शी फैंग इसकी कीमत 4 चांदी के सिक्के भी रखता, तब भी ये पार्टियां कवच को खरीद लेती, चाहे कीमत कितनी भी हो। गैरिसन कवच की रक्षात्मक क्षमता की बात करें तो पार्टी के एमटी के लिए इसके लाभ स्पष्ट थे। शी फैंग इस कवच के लिए 5 चांदी के सिक्कों से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेगा। अपनी पहली सफल ढलाई के अनुभव के साथ शी फैंग ने गैरिसन कवच बनाना जारी रखा। हालांकि इस बार शी फैंग ने 100 गुना परिष्कृत इस्पात निकाला। वह ये जानना चाहता था कि उपकरण बनाने में इस इस्पात का क्या प्रभाव होगा। 10 मिनट के भीतर दूसरा गैरिसन आर्मर बनकर तैयार हो गया। हालांकि इस गैरिसन कवच का रंग पिछले वाले से अलग था। चांदी जैसे भूरे रंग के बजाय अब यह बिल्कुल काला था। 3 सेकंड की पहचान प्रक्रिया पूरी होने के बाद सिस्टम ने शी फैंग को आंकड़े प्रदर्शित किए।
गैरिसन हैवी आर्मर कांस्य श्रेणी का प्लेट आर्मर। स्तर 3। उपकरण आवश्यकता क्षमता 14, रक्षा जोड़ 2-5, ताकत जोड़ 2, सहन शक्ति जोड़ 4, HP जोड़ 150, टिकाऊपन 40/40, अतिरिक्त क्षमता रक्षात्मक शक्ति प्राप्त होने वाली क्षति को 5% तक कम करती है। केवल शील्ड वॉरियर्स और गार्जियन नाइट्स तक सीमित। सिस्टम गैरिसन हैवी आर्मर सफलतापूर्वक निर्मित हो गया है। निर्माण दक्षता में 2 अंकों की वृद्धि हुई। 1000 अनुभव अंक प्राप्त हुए। सिस्टम आपकी उत्कृष्ट निर्माण क्षमता के कारण निर्माण दक्षता में अतिरिक्त 2 अंकों की वृद्धि हुई है। फिलहाल शी फैंग अपने गहराई कौशल से मिले अतिरिक्त दक्षता अंकों के बारे में पूरी तरह भूल चुका था। उसकी नजरें गैरिसन के भारी कवच पर टिकी हुई थीं। कवच के गुण पहले से ही तीसरे स्तर के रहस्यमय लोहे के उपकरण के बराबर थे। इसकी कीमत कम से कम 10 चांदी के सिक्के थी। शी फैंग ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि 100 गुना शुद्ध इस्पात इतने बड़े बदलाव ला सकता है। शी फैंग के पास यह मानने के अलावा कोई चारा नहीं था कि एक कुशल कारीगर द्वारा दिया गया ये सामान साधारण नहीं था। दुर्भाग्यवश शी फैंग के पास 100 गुना शुद्ध इस्पात के केवल 9 टुकड़े ही बचे थे। स्वाभाविक रूप से अब जब शी फैंग को 100 परिष्करण इस्पात के प्रभावों का पता चल गया था, तो वह उन्हें यूं ही बर्बाद नहीं करेगा। वह उन्हें बचाकर रखेगा और अच्छे उपकरण उपलब्ध होने पर उनका उपयोग करेगा। 2 घंटे पलक झपकते ही बीत गए। इस दौरान शी फैंग ने बिना रुके गैरिसन कवच बनाए। उन्होंने कुल 23 गैरिसन कवच प्राप्त कर लिए थे, लेकिन 4 कवच बनाने में वे असफल रहे। शी फैंग परिणाम से बहुत संतुष्ट था। सफलतापूर्वक निर्मित एक अकेला गैरिसन कवच 4 असफल कवचों की भरपाई आसानी से कर सकता था। इसी बीच शी फैंग स्वयं भी तीसरे स्तर पर पहुंच गया था। उसका वर्तमान स्तर विशेषज्ञ खिलाड़ियों से बहुत पीछे नहीं था। इसके अलावा उसकी गहराई दक्षता 44 अंक तक बढ़ गई थी। ये वृद्धि गिल्ड से जुड़े गहराई करने वालों की तुलना में कम से कम 4 से 5 गुना अधिक तेज थी। इसके बाद शी फैंग इंटरमीडिएट फोजिंग रूम से बाहर निकला और नीलामी घर के सामने पहुंचा। उसने तुरंत ही रक्षा क्षमता रहित 11 गैरिसन कवच की नीलामी कर दी, जिनकी शुरुआती कीमत 4 चांदी के सिक्के तय की गई थी। रक्षा क्षमता वाले गैरिसन कवच और भारी गैरिसन कवच को शी फैंग ने फिलहाल अलग रख दिया। वह चाहता था कि पहले इन गिल्डों और विशिष्ट दलों को इन कवच का अनुभव हो जाए। इस तरह बचे हुए गैरिसन कवच को और भी बेहतर कीमत पर बेचा जा सकेगा। 79 साल की उम्र में भी मर्दाना ताकत 10 गुना कैसे बढ़ाएं? पुरुष इस हर्बल पावर फॉर्मूला पर क्यों स्विच कर रहे हैं? ये वीनस नकली दांतों से 300 गुना बेहतर है और कीमत बहुत सस्ती है। इसके बाद शी फैंग ने व्यापार क्षेत्र में एक स्टॉल लगाया और बेफिक्री से चिल्लाने लगा। देखते ही देखते कई खिलाड़ी शी फैंग के पास दौड़कर आए और उसे अपने स्टोन और मैजिक एसेंस बेचने लगे। आधे घंटे तक सामान खरीदने के बाद शी फैंग ने समय देखा। गॉड्स डोमेन में रात होने वाली थी। रात में राक्षस बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं और उन्हें मारना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये समय लेवल बढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं था और शी फैंग को भी आराम करना चाहिए था। फिलहाल वह गॉड्स डोमेन खेलने के लिए वर्चुअल गेमिंग हेलमेट का इस्तेमाल कर रहा था, न कि वर्चुअल गेमिंग पॉड का। वर्चुअल गेमिंग पॉड खिलाड़ी के शरीर को किसी भी समय आवश्यक ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान कर सकता था। ये शरीर की मांसपेशियों को भी उत्तेजित करता था, जिससे लंबे समय तक गॉड्स डोमेन खेलने के कारण शरीर कमजोर नहीं होता था। शी फैंग की उंगली ने टैप और क्लिक किया, सिस्टम इंटरफेस को खोलकर लॉग ऑफ करने का विकल्प चुना। फिलहाल तन किराए के अपार्टमेंट में सूरज की रोशनी खिड़कियों से छनकर कमरे में फैल रही थी। कमरे का तापमान भी बढ़ने लगा था। शी फैंग ने गेमिंग हेलमेट उतार दिया। उसने अपना शरीर ऊपर उठाया और अंगड़ाई ली। 10 घंटे से अधिक समय तक निष्क्रिय रहने और बिस्तर पर लेटे रहने के बाद शी फैंग का पूरा शरीर सुन्न हो गया था। सामान्य स्थिति में लौटने से पहले उसे थोड़ा हिलना डुलना जरूरी था। शी फैंग ने पुशअप्स, सिटअप्स और अन्य प्रकार के बुनियादी प्रशिक्षण करना शुरू कर दिया। इस अत्यंत भौतिकवादी युग में शारीरिक प्रशिक्षण जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा बन चुका है। कई वर्षों के निरंतर शोध के बाद वैज्ञानिकों ने मानव शरीर को मजबूत बनाने और उसकी आयु बढ़ाने में एक बड़ी सफलता प्राप्त की है। अब मनुष्य लंबे समय तक अपनी युवावस्था बनाए रख सकता है। इस सफलता से व्यक्ति की औसत आयु भी बढ़कर 100 वर्ष हो गई है। साथ ही वैज्ञानिकों ने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम की आवश्यकता पर भी बल दिया है। अब से व्यायाम का युग आ चुका था। आजकल खेल टूर्नामेंट और लड़ाई प्रतियोगिताएं जनता का ध्यान आकर्षित कर रही हैं।
विश्वविद्यालय में ही पहले से ही कई खेल समितियां और मार्शल आर्ट समितियां मौजूद थीं और छात्रों द्वारा उनका बहुत स्वागत किया गया था। आज के समाज में जिनके पास कोई हुनर नहीं होता था उन्हें नीची नज़र से देखा जाता था। वहीं दूसरी ओर मशहूर एथलीट और मार्शल आर्ट के माहिरों को बहुत सम्मान मिलता था। विश्वविद्यालय में प्रतिष्ठित एथलीटों और छात्रों के आसपास खूबसूरत महिलाओं की कोई कमी नहीं होती थी, जो अक्सर मिक्स्ड मार्शल आर्ट प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे। जहां तक सुंदर लड़कों की बात है, उनकी लोकप्रियता का दौर बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। अपने पिछले जीवन में शी फैंग ने अपने शरीर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। परिणामस्वरूप वह लगभग अपने शरीर को नष्ट करने की कगार पर पहुंच गया था। जब उसने अपने शरीर को प्रशिक्षित करने का मन बनाया तब तक वह जवान नहीं रह चुका था। यहां तक कि अगर वह पूरी ताकत से भी प्रशिक्षण लेता तो भी परिणाम उतने अच्छे नहीं होते। इस जीवन में शी फैंग स्वाभाविक रूप से पहले जैसा नहीं होगा। वह अब केवल ईश्वर के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित नहीं करेगा और अपने शरीर के प्रशिक्षण की उपेक्षा नहीं करेगा। आधे घंटे की ट्रेनिंग के बाद शी फैंग का पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो उसने अभी अभी स्नान किया हो। जैसे ही वह अपने पके हुए इंस्टेंट नूडल्स खाने के लिए तैयार हुआ, उसका फोन बजने लगा। शी फैंग ने संपर्क करने वाले व्यक्ति की ओर देखा। अप्रत्याशित रूप से यह आमतौर पर शांत रहने वाली महिला क्लास मॉनिटर झाओ रोक्सी थी। क्लास मॉनिटर, क्या बात है? शी फैंग ने कॉल का जवाब देने के बाद पूछा। शी फैंग की यादों के अनुसार कक्षाओं में उपस्थित रहने के अलावा शी फैंग का महिला क्लास मॉनिटर से कभी कोई संपर्क नहीं हुआ था। विश्वविद्यालय में बिताए 4 वर्षों के दौरान शी फैंग ने झाओ रोक्सी से 100 वाक्यों से अधिक बात नहीं की थी। शी फैंग, जल्दी स्कूल आ जाओ। मैं तुम्हें इस बारे में इसलिए नहीं बता पाया क्योंकि तुम लड़कों के छात्रावास में नहीं रहते, लेकिन अब बता रहा हूं। सुबह 11 बजे शिक्षण ब्लॉक 3, कक्षा 401 में एक महत्वपूर्ण सूचना दी जाएगी। शी फैंग ने अपनी मेज पर लगी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी की ओर देखा। अभी 10:30 बज चुके थे। उसने जवाब दिया, ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। फोन काटते ही शी फैंग ने तुरंत अपने इंस्टेंट नूडल्स खाए और स्कूल की ओर दौड़ पड़ा। रास्ते में चलते हुए शी फैंग को आखिरकार यह घटना याद आ गई। यह उन कारणों में से एक था जिसकी वजह से उसके माता पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे। शी फैंग के पिछले जन्म में वह और ब्लैक की शैडो वर्कशॉप में शामिल हुए थे। जब झाओ रोक्सी ने उन्हें स्कूल बुलाया तो उन्होंने जाने के बजाय गॉड्स डोमेन खेलना जारी रखना चुना। बहुत मुश्किलों के बाद वह शैडो वर्कशॉप में शामिल हुए। शैडो में पदोन्नति पाने के लिए उन्हें अच्छा प्रदर्शन करना जरूरी था। भला कक्षा में होने वाली छोटी मोटी बातों पर ध्यान देने का समय उनके पास कैसे हो सकता था? परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय से मिली उनकी सिफारिश का कोई महत्व नहीं रह गया। हालांकि यह महज एक सिफारिश थी, लेकिन इससे छात्रों को बेहतर नौकरियां खोजने में मदद मिल सकती थी। वर्तमान समाज में तनाव का स्तर बहुत अधिक था और नौकरियां आसानी से नहीं मिल रही थीं। ऐसी सिफारिश किसी कंपनी में उच्च पदों तक पहुंचने का एक जरिया साबित हो सकती थी। इस घटना के बारे में पता चलने पर शी फैंग के माता पिता बहुत चिंतित हो गए। इन्हीं चिंताओं के कारण उसके माता पिता का मानसिक तनाव काफी बढ़ गया था। लेकिन शी फैंग के माता पिता ने उसे यह बात कभी नहीं बताई। इसके बजाय उन्होंने उसे प्रोत्साहित किया। वे नहीं चाहते थे कि वह घर के कर्जों को लेकर परेशान हो। परिणामस्वरूप वे शारीरिक और मानसिक रूप से इतने थक गए कि 1 साल बाद गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। इस जीवन में शी फैंग ऐसी विपत्ति को दोहराना नहीं चाहता था, भले ही सिफारिश उसके लिए बिल्कुल बेकार साबित हुई हो। हालांकि वह ये भी जानना चाहता था कि सिफारिश खोने का कारण क्या था। शी फैंग को अपनी कक्षा के औसत परिणामों वाला छात्र माना जाता था। उसे सिफारिश प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं हुई थी। इसमें उसका कोई हाथ नहीं था। ऐसी स्थिति का एकमात्र कारण जो वह सोच सकता था, वह आज होने वाली घटना थी। विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के बाद शी फैंग को एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति का पता चला। स्कूल में काफी भीड़ थी। आज विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या असामान्य रूप से अधिक थी। आमतौर पर विश्वविद्यालय परिसर में इतने लोग नहीं होते। छात्र आमतौर पर पुस्तकालय में पढ़ाई करते हैं या बाहर इकट्ठा होकर मौज मस्ती करते हैं। ज्यादा से ज्यादा वे अपने छात्रावासों में रहकर खेल खेलते हैं। मौजूदा हालात के विपरीत वे आमतौर पर सैर के लिए बाहर नहीं निकलते। जब शी फैंग शिक्षण ब्लॉक 3 की ओर बढ़ा तो उसने पाया कि आमतौर पर खाली रहने वाले कक्ष लोगों से खचाखच भरे हुए थे। सभी कक्षाएं पूरी तरह से भरी हुई थीं। आज क्या हो रहा है? शी फैंग हैरान था। जैसे ही शी फैंग कक्षा 401 में दाखिल हुआ, उसे कमरे का वातावरण थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ।
उसके सभी सहपाठियों ने हैरानी से उसकी ओर देखा। शी फैंग मानो वहां मौजूद नहीं होना चाहिए था, फिर भी मानो प्रकट हो गया था। छात्रों ने शी फैंग की ओर बस एक नजर डाली। उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी बातचीत जारी रखी। इसी बीच कक्षा की कुछ बेहद खूबसूरत पोशाक पहने छात्राओं ने शी फैंग को घृणा भरी निगाहों से देखा। हालांकि शी फैंग को ऐसी प्रतिक्रियाओं की आदत पड़ चुकी थी। जब वह मुड़कर उन्हें देखने ही वाला था तो छात्राओं ने तुरंत अपना सिर दूसरी तरफ मोड़ लिया। सहपाठी शी फैंग, आप यहाँ हैं। बैठ जाए। जब सहपाठी लिंग फी लोग आएंगे तो कक्षा के सभी छात्र उपस्थित होंगे। महिला पर्यवेक्षक झाओ रुओक्सी ने शी फैंग से शांत भाव से बात की, मानो ये सब केवल औपचारिकता हो। हालांकि जब झाओ रुओक्सी ने मुड़कर उसकी ओर देखा तो शी फैंग को उसकी आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी झलक दिखाई दी। लेकिन वह उम्मीद उसके लिए नहीं, बल्कि संभवतः उस लिंग फीलोग के लिए थी जिसका उसने जिक्र किया था। ठीक है, शी फैंग ने सिर हिलाया और बैठने के लिए एक कोना चुन लिया। जहां तक बाकी सहपाठियों के साथ बैठकर बातचीत शुरू करने की बात थी, शी फैंग उनके चेहरे के भाव देखकर समझ गया था कि यह नामुमकिन होगा। ऐसी स्थिति में शी फैंग केवल एक कड़वी मुस्कान ही दे सका। अपने पिछले जीवन में वह वास्तव में एक जिम्मेदार इंसान बनने में असफल रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। पैसे बचाने के लिए उसने कभी भी छात्रों की सभाओं या कक्षा के कार्यक्रमों में भाग नहीं लिया। वह लंबे समय से कक्षा में एक अदृश्य हस्ती बन चुका था। उसके सहपाठियों की नज़र में शी फैंग शायद एक बेहद एकांतप्रिय व्यक्ति था। ये व्यक्ति यहाँ क्यों है? क्लास मॉनिटर को ही उसे सूचित करना चाहिए था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह सचमुच आ जाएगा। वो तो कक्षा का एक निकम्मा छात्र है। उसे देखते ही मुझे गुस्सा आ जाता है। देखो उसकी आंखें कितनी धूर्त हैं। कहीं उसे इस युवती पर मोहित तो नहीं हो गया। घिनौना। कक्षा के विद्यार्थियों ने शी फैंग के बारे में दबी आवाज में चर्चा शुरू कर दी। वे शी फैंग के आने से बहुत हैरान थे। आमतौर पर शी फैंग किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेता था, लेकिन अब वह खुद वहां आ गया था। उनकी बातों से शी फैंग के प्रति उनकी घृणा स्पष्ट झलक रही थी। उनके बोलने के लहजे से भी पता चल रहा था कि वे उसे कितना नीचा समझते हैं। इस तरह के व्यवहार का कारण ये था कि शी फैंग कमजोर था। उसे अक्सर दूसरी कक्षाओं के विद्यार्थी तंग करते थे। इसके अलावा वह हमेशा इतना कमजोर विद्यार्थी था कि कक्षा के कार्यक्रमों में भी शामिल नहीं हो पाता था। उसके साथ एक ही कक्षा में होना सबके लिए शर्मिंदगी की बात थी। उनकी आवाज भले ही धीमी थी, फिर भी शी फैंग उन्हें स्पष्ट रूप से सुन सकता था। ये कहना बेहतर होगा कि उन्होंने शी फैंग को अपनी बातचीत सुनने दी। सबके लिए पढ़ाई लिखाई गौण थी। असल में जरूरी चीज थी मजबूत शरीर। आखिरकार आज का जमाना ऐसा था जिसमें शारीरिक प्रशिक्षण पर बहुत जोर दिया जाता था। लेकिन शी फैंग का कमजोर शरीर इस जमाने के अनुकूल नहीं था। इसीलिए स्वाभाविक रूप से वह कक्षा में अछूत बन गया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। पब फ्यूचर एड्स। हालांकि शी फैंग ने अपनी स्थिति पर बस हंस दिया। वह अब बच्चा नहीं था, तो इन बच्चों की हरकतों पर उसे गुस्सा क्यों आता? फिलहाल उसका ध्यान सिर्फ सिफारिश से जुड़ी बातों पर था। कुछ ही देर बाद एक हट्टा कट्टा युवक कक्षा में दाखिल हुआ। उस युवक की लंबाई पूरे 1.9 मीटर थी। ये व्यक्ति लिंग फीलोग था। शी फैंग की यादों के अनुसार लिंग फीलोग एक ऐसा व्यक्ति था जो कई तरकीबें आजमा सकता था। विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद उसने एक बड़ी कंपनी की राजकुमारी को रिझाने में कामयाबी हासिल की। 3 साल बाद वह कंपनी का सीईओ बन गया। हालांकि आभासी दुनिया का वास्तविक दुनिया पर बढ़ता प्रभाव देखते हुए लिंग फीलोग ने गॉड्स डोमेन में भी निवेश किया। उसी समय उसने अपने सहपाठी शी फैंग से संपर्क किया और गॉड्स डोमेन में उसके साथ काम करने की इच्छा जताई। उस समय शी फैंग शैडो वर्कशॉप के कैप्टन थे। वे शैडो गिल्ड के लीडर भी थे। उन दिनों शैडो गिल्ड को मुश्किल से ही दूसरे दर्जे का गिल्ड माना जाता था। फिर भी 5 लाख की आबादी वाले एक बड़े शहर पर उनका नियंत्रण था। चूंकि वे कभी सहपाठी थे, इसलिए शी फैंग ने लिंग फीलोग के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद हालांकि शैडो ने इस सहयोग से काफी पैसा कमाया, लिंग फीलोग ने उससे भी अधिक कमाया। साथ ही लिंग फीलोग ने कई शक्तिशाली अधीनस्थों को प्रशिक्षित किया। फिर उसने किसी तरह एक उच्च कोटि के गिल्ड का समर्थन हासिल कर लिया और शैडो को छोड़ दिया। लिंग फीलोग के कक्षा में प्रवेश करते ही सबने उसे देखा। सभी छात्र खड़े हो गए, मानो उसके प्रति सम्मान दिखा रहे हों। वहीं दूसरी ओर पहले वाली खूबसूरत छात्राओं ने लिंग फीलोग की ओर अर्थपूर्ण निगाहें डाली। यहां तक कि झाओ रुओक्सी के शांत चेहरे में भी कुछ बदलाव आ गया था।
शी फैंग को अपने पिछले जीवन में महिलाओं के साथ काफी अनुभव था, इसलिए वह समझ गया कि झाओ रोक्सी लिंग फीलोंग में कुछ हद तक दिलचस्पी ले रही है। ये कैसी स्थिति है? शी फैंग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अगर सिर्फ दूसरे छात्र होते तो ठीक था, लेकिन झाओ रोक्सी कक्षा की सबसे होनहार छात्रा थी। उसका स्वभाव शांत था, चेहरा सुंदर था, शरीर आकर्षक था और परिवार भी अच्छा था। आमतौर पर दूसरी कक्षाओं के लड़के उसके पीछे पड़े रहते थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसकी नज़र में नहीं आया था। तो फिर उसे लिंग फीलोंग क्यों पसंद आ गया? क्या लिंग फीलोंग का जीवन में नायक बनना, एक ऐसा व्यक्ति बनना जिसे सभी प्यार करें और स्वागत करें, नियति में लिखा था? सब लोग बैठ जाए। एक नेता की तरह लिंग फीलोंग स्वाभाविक रूप से मंच की ओर बढ़े। उन्होंने कृतज्ञतापूर्वक कहा, मुझे बधाई देने आने के लिए धन्यवाद। आप सभी के समर्थन के बिना मैं आज यहाँ नहीं होता। भाई फीलोंग, आप बहुत ही विनम्र हैं। विद्यालय की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में 5000 से अधिक लोगों ने भाग लिया, फिर भी आपने शीर्ष 10 में जगह बना ली। आप हमारी कक्षा का गौरव हैं। अब आपको बिना किसी पूर्व चयन प्रक्रिया के जिनहाई शहर की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने का अधिकार मिल गया है। यह उपलब्धि किसी आम व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। भविष्य में जब आप मार्शल आर्ट के उस्ताद बन जाएं, तो हमें कभी मत भूलना। जी हाँ भाई फीलोंग, हम आपके चैंपियन बनने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कक्षा के विद्यार्थियों ने एक के बाद एक उन्हें बधाई दी। कुछ छात्राओं ने तो लिंग फीलोंग पर खुद को लुटाने का भी मन बना लिया। हालांकि शी फैंग एक अपवाद था। वह सचमुच अचंभित रह गया। पहले तो उसे लगा कि कोई बड़ी घटना घटी है, लेकिन असल में स्कूल की कुश्ती प्रतियोगिता अभी अभी समाप्त हुई थी। वे सब यहाँ लिंग फीलोंग को शहर की कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बधाई देने आए थे। अगर यह पहले की बात होती तो शी फैंग शायद लिंग फीलोंग से ईर्ष्या करता। आखिर लड़ाई झगड़े के शौकीन लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। शहर की लड़ाई झगड़े की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लोग किसी बड़े सेलिब्रिटी से कहीं ज्यादा सम्मानित माने जाते थे। इसकी वजह थी लड़ाई झगड़े की प्रतियोगिता में प्रवेश पाना बेहद मुश्किल। चयन प्रक्रिया बहुत सख्त थी और 10,000 प्रतिभागियों में से 3-4 लोगों का चुना जाना ही बड़ी बात मानी जाती थी। अगर ये चयनित प्रतिभागी अच्छा प्रदर्शन करते, तो उन्हें किसी बड़ी कंपनी का प्रवक्ता बनने का अनुबंध भी मिल सकता था। मिलने वाले विज्ञापनों की बदौलत धन दौलत कमाना कोई मुश्किल काम नहीं था। उनका भविष्य उज्ज्वल था। हालांकि गॉड्स डोमेन की लोकप्रियता बढ़ने के साथ साथ लोग खेल में लड़ाइयों और युद्धों के और भी आदी हो गए। आखिरकार लड़ाई का प्रत्यक्ष अनुभव ही सबसे अच्छा था। खेल में लड़ाई का कोई खतरा न होने से यह और भी रोमांचक हो गया। परिणामस्वरूप गॉड्स डोमेन में कई विशेषज्ञ खिलाड़ियों के आदर्श बन गए। जब सभी लोग लिंग फीलोंग को बधाई दे रहे थे, तभी उस व्यक्ति की नज़र कमरे के एक कोने पर पड़ी जहां शी फैंग बैठा था। शी फैंग को देखते हुए उसकी आंखों में असंतोष का भाव झलक रहा था। वह कक्षा का गौरव था और उससे भी बढ़कर भविष्य का एक प्रसिद्ध व्यक्ति था। फिर भी शी फैंग जैसा एक साधारण छात्र वास्तव में उसकी चापलूसी करने का इरादा नहीं रखता था। कुछ देर चापलूसी करने के बाद लिंग फीलोंग ने छात्रों को अपनी सीटों पर वापस जाने की अनुमति दी। आप सभी के समर्थन के लिए धन्यवाद। कृपया थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं। मैं आज यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे एक बात पर चर्चा करनी है, लिंग फीलोंग ने कहा। लिंग फीलोंग की घोषणा सुनकर सभी ने ध्यान से सुना। केवल शी फैंग ही लिंग फीलोंग की बातों में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। हालांकि लिंग फीलोंग की बातें सुनकर शी फैंग का ध्यान उस ओर जाने लगा। ये स्कूल की सिफारिश से संबंधित मामला है। लिंग फीलोंग ने शांत भाव से कहा, सब जानते हैं कि मुझे लड़ाई का कितना शौक है। हालांकि स्कूल में मेरे अंक उतने अच्छे नहीं हैं, इसलिए मेरी सिफारिश में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि यहाँ कोई अपनी सीट छोड़ दे। स्कूल इस पर सहमत हो गया है, इसलिए मैं यहाँ सबके साथ इस मामले पर चर्चा करने आया हूँ। भाई लोंग, ये तो बस एक मामूली बात है। ये तो सिर्फ एक सिफारिश है। कक्षा के गौरव के रूप में जब तक भाई लोंग अनुरोध करते रहेंगे, कक्षा में कोई न कोई अपनी जगह छोड़ने को तैयार जरूर होगा, एक चापलूस छात्र ने कहा। हालांकि कक्षा में सभी लोग इस व्यक्ति की बातों से सहमत थे, लेकिन कोई भी स्वेच्छा से खड़ा होकर अपनी सिफारिश देने के लिए आगे नहीं आया। अंततः नौकरी पाना बेहद मुश्किल हो गया। किसी बड़ी कंपनी में काम करते समय शैक्षिकी पृष्ठभूमि की तुलना में सिफारिश को कहीं अधिक महत्व दिया जाता था। यदि वे अपनी सिफारिश छोड़ दें तो भविष्य में वे क्या करेंगे? जिन लोगों को सिफारिश करने का कोई अधिकार नहीं था, उनके लिए स्वाभाविक रूप से सुरक्षित दूरी से खड़े होकर बहादुरी दिखाना आसान था।
वे लगातार दूसरों को उत्तेजित करते रहे, मानो वे उग्र स्वभाव के पागल हों। जब लिंग फीलोग ने देखा कि कोई पहल नहीं कर रहा है, तो उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी छा गई। चूंकि सभी लोग इतनी सक्रियता से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इसलिए अगर मैं ही चुनाव करूं तो यह अच्छा नहीं होगा। क्यों न हम सब हाथ उठाकर वोट दें? लिंग फीलोग ने मुस्कुराते हुए सुझाव दिया। ये तो बहुत अच्छा विचार है। भाई फीलोग सबसे बुद्धिमान हैं। तो चलिए मतदान शुरू करते हैं। वे सभी उग्र और उन्मादी लोग एक के बाद एक खड़े हो गए, उनके चेहरों पर खुशी के भाव थे, दूसरों के दुर्भाग्य पर खुशी। दीवार के पास बैठे शी फैंग को ये दृश्य देखकर अचानक ज्ञानोदय हो गया। धत्तेरे की, तो ये वही बदमाश थे जिन्होंने मेरी सिफारिश चुराई थी। शी फैंग के हृदय में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। पिछले जन्म में लिंग फीलोग के साथ काम करना वाकई उसकी मूर्खता थी, लेकिन इस जन्म में नहीं। अगर लिंग फीलोग इस जन्म में उससे परेशान करना चाहे तो शी फैंग का भी वैसा ही जवाब देना स्वाभाविक था। शायद यह उसके पिछले जीवन की निरंतरता थी, लेकिन मतदान के नतीजों में जरा भी बदलाव नहीं आया। छात्रों ने तुरंत शी फैंग को सिंहासन पर बिठा दिया। सहपाठी शी फैंग, तुम सचमुच भाग्यशाली हो। मुझे तुमसे थोड़ी ईर्ष्या हो रही है। अब से ब्रदर लोंग आपकी जगह काम करेंगे, आपको हमारा आभारी होना चाहिए। कक्षा में मौजूद सभी लोग शी फैंग को ऐसे बधाई देने लगे मानो शी फैंग ने 5 मिलियन क्रेडिट की लॉटरी जीत ली हो। सहपाठी शी फैंग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज स्कूल खत्म होने के बाद मैं आपको मेपल लीफ बार में मेरे साथ ड्रिंक के लिए आमंत्रित करता हूँ, लिंग फीलोग ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा। उसने शी फैंग को जरा भी भाव नहीं दिया। उसकी आवाज में कृतज्ञता का कोई नामोनिशान नहीं था, केवल तिरस्कार था। इसके बाद उसने अन्य छात्रों की ओर मुड़कर कहा, बेशक बाकी सभी भी आमंत्रित हैं। आइए आज हम सब मिलकर आनंद लें। एक पल रुकिए, शी फैंग ने अचानक कहा। अचानक कक्षा में सभी की निगाहें शी फैंग की ओर मुड़ गईं। अगर शी फैंग ने स्वयं कुछ नहीं कहा होता तो शायद वे उसके अस्तित्व को कब का भूल चुके होते। क्या मैं जान सकता हूं कि सहपाठी शी फैंग कुछ कहना चाहता है? लिंग फीलोग ने मुस्कुराते हुए शी फैंग की ओर देखा और पूछा। मैं इससे सहमत नहीं हूं, तो तुम लोग अकेले ही इतना खुश क्यों हो रहे हो? शी फैंग ने लिंग फीलोग की ओर एक नजर डालते हुए कहा, अगर तुम में से कोई उसे सिफारिश देना चाहता है तो दे दो। वैसे भी मैं अपनी सिफारिश नहीं छोड़ूंगा। अगर कोई और बात नहीं है तो मैं जा रहा हूं। अचानक पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया। किसी को भी यह कल्पना नहीं हो सकती थी कि शी फैंग, जिसे दूसरी कक्षाओं के छात्र लगातार तंग करते थे, वास्तव में लिंग फीलोग के खिलाफ विद्रोह कर देगा। उसका यह व्यवहार बहुत ही असामान्य था। क्या शी फैंग को लिंग फीलोग द्वारा पीट पीट कर निकाले जाने का डर नहीं था? लिंग फीलोग भी हैरान था, हालांकि शी फैंग के कार्यों के कारण नहीं, बल्कि शी फैंग की मूर्खता के कारण। क्या उसे सचमुच ये लगा था कि वह अपनी सिफारिश को सौंपने से इनकार करके उसकी रक्षा कर सकता है? ये पूरे वर्ग द्वारा मतदान करके लिया गया निर्णय था। शी फैंग के इनकार करने पर भी इसका कोई अर्थ नहीं होता। समय आने पर विश्वविद्यालय उसे सिफारिश पत्र दे ही देता। यद्यपि परिणाम अपरिवर्तनीय था, फिर भी शी फैंग ने मूर्खतापूर्ण ढंग से उसके विरुद्ध खड़े होने का विकल्प चुना। क्या शी फैंग को मूर्ख कहा जाना चाहिए, या फिर उसका दिमाग थोड़ा खराब था? ठीक उसी समय जब लिंग फीलोग कुछ करने ही वाला था, दरवाजे के बाहर से एक अधीर आवाज सुनाई दी। छोटे लोंग, क्या तुम्हारा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ? भाई झांग को इंतजार करना पसंद नहीं है। एक लंबा गोरा युवक दरवाजे से अंदर आया। उसके पीछे आकर्षक पोशाक पहने एक लड़की थी। उन दोनों को देखकर छात्र ईर्ष्या से भर उठे। शी फैंग ने एक नजर घुमाए और पाया कि वह वास्तव में एक परिचित था। लंबा और सुनहरे बालों वाला वह युवक संयोगवश फ्लेमिंग टाइगर ही था। उसका असली नाम झोऊ यूहू था और वह शी फैंग की तरह ही विश्वविद्यालय का चौथे वर्ष का छात्र था। वह बहुत प्रतिभाशाली था और इस बार विश्वविद्यालय की फाइटिंग प्रतियोगिता में उसने तीसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं झोऊ यूहू के साथ खड़ी मनमोहक युवती भी शी फैंग की परिचित थी। उसका नाम किन शुयू था और वह हाई स्कूल में शी फैंग की सहपाठी थी। उस समय वह अपनी कक्षा की सबसे होनहार छात्रा भी थी। उन दिनों शी फैंग सचमुच अंधा था। कम उम्र और नासमझी में वह किन शुयू से मोहित हो गया था, यहाँ तक कि उसने उससे अपने प्यार का इजहार भी कर दिया था। स्वाभाविक रूप से परिणाम अस्वीकृति ही रहा। विश्वविद्यालय में प्रवेश के बाद किन शुयू झोऊ यूहू की प्रेमिका बन गई थी। किन शुयू ने शी फैंग के प्यार के इजहार के बारे में झोऊ यूहू को बताया भी था। परिणामस्वरूप शी फैंग की देखभाल अक्सर अन्य कक्षाओं के छात्र करते थे।
शेडो में शामिल होने के बाद शी फैन को अक्सर निरर्थक काम सौंपे जाते थे, जिससे गॉड्स डोमेन में उसका विकास रुक गया। भाई हूँ, आप यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ का काम निपटाते ही मैं तुरंत चला जाऊंगा। जब लिंग फीलोग ने आए हुए व्यक्ति को देखा तो वह मुस्कुराते हुए सम्मानपूर्वक उनका स्वागत करने के लिए उनके पास गया। तुम्हें और कितना समय चाहिए? मेरे पास इतना समय नहीं है, झो यूहू ने भौहें सिकुड़ते हुए अधीरता से कहा। ये फैन की वजह से आज उसे टीम लीडर के पद से हटा दिया गया था, जबकि वह अभी हाल ही में लेवल 2 पर पहुंचा था। इसके बाद उसे भाई झांक से डांट भी पड़ी। इन सब बातों से वह मन ही मन बहुत नाराज हो गया था। 2 से 3 मिनट काफी होंगे, लिंग फीलोग ने जवाब दिया। उन्हें लगा कि शी फैन को एक सभ्य व्यक्ति बनने के तरीके सिखाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अच्छा तो जल्दी करो, झो यूहू ने मांग की। इस समय किन शुयू की नजर अनजाने में शी फैन पर पड़ी। उसका चेहरा अचानक बिगड़ गया। शी फैन के बारे में उसकी राय अच्छी नहीं थी। उसके पास न तो पैसा था और न ही दौलत। उससे जरा भी सुरक्षा या ताकत का एहसास नहीं होता था। झो यूहू से तुलना करें तो दोनों में लाखों करोड़ों का अंतर था। शी फैन ने तो अपनी हैसियत जाने बिना ही उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया था। यह उसके लिए सरासर अपमान था और इसी वजह से दूसरी लड़कियां अक्सर उसका मजाक उड़ाती थीं। किन शुयू के चेहरे पर घृणा देखकर झो यूहू ने अपने मजबूत हाथ से उसकी थोड़ी को ऊपर उठाते हुए चिढ़ाते हुए कहा, बेबी, मैं अभी उसके लिए उसका ख्याल रखूंगा, कहीं वह फिर से तुम्हारे सामने न आ जाए। किन शुयू ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसका झो यूहू को रोकने का कोई इरादा नहीं था। अरे बदमाश, इधर आओ, झो यूहू ने शी फैन की ओर उंगली करते हुए जोर से दहाड़ा। झो यूहू के दबदबे वाले अंदाज को देखकर सब हैरान रह गए। आखिर झो यूहू कौन था? वह स्कूल की फाइटिंग प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर था। 9वें स्थान पर रहे लिंग फीलोग की तुलना में वह कहीं अधिक शक्तिशाली था। उसके एक ही वार से किसी को भी आधे महीने के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता था। लिंग फीलोग स्वाभाविक रूप से समझ गया कि उसके सामने क्या हो रहा है। झो यूहू शी फैन से चिढ़ गया था और उसे सबक सिखाना चाहता था। असल में वह भी शी फैन को सबक सिखाना चाहता था और पूरी कक्षा को अपनी ताकत दिखाना चाहता था। अगर वह अभी शी फैन को सबक सिखा देता तो न केवल वह खुद का भला करता, बल्कि झो यूहू पर भी एहसान कर बैठता, यानी एक तीर से 2 निशाने साध लेता। इसलिए लिंग फीलोग आगे बढ़ा और बोला, भाई हूँ, आपको खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है। असल में मैं पहले से ही इस लड़के को सबक सिखाना चाहता था। मुझे 30 सेकंड दीजिए। लिटिल लॉन्ग, तो पहले आपको यही मामला निपटाना था। झो यूहू ने शी फैन की ओर तिरस्कार भरी नजर से देखा। उसने होंठ चाटे और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मुझे करने दो, मैं भी थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। ये कहते हुए झो यूहू ठंडी मुस्कान के साथ शी फैन की ओर चल पड़ी। झो यूहू दबंग अंदाज में शी फैन की ओर बढ़ा। वह इस बार खुद शी फैन को सबक सिखाना चाहता था। पहले वह हमेशा दूसरों को ये काम सौंप देता था, लेकिन शी फैंग ने फिर भी यह नहीं सीखा था। आज वह चाहता था कि शी फैंग इस सबक को अच्छी तरह से समझ ले। वहां मौजूद सभी लोग शी फैंग के लिए आने वाले अंजाम को देख सकते थे। एक ऐसे समाज में जहां पूरी आबादी को शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाता था, छात्रों के बीच लड़ाई झगड़े आम बात थी। मामूली चोटें भी बहुत आम थीं। जब तक बात हद से आगे नहीं बढ़ती थी, तब तक कोई घटना नहीं होती थी। हालांकि झो यूहू के मौजूदा रवैये को देखते हुए शी फैंग को कम से कम 1 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ेगा। उस समय शी फैंग मंच पर अपना स्नातक प्रमाण पत्र लेते समय प्लास्टर पहने होंगे। रुको, झो यूहू, ये हमारी कक्षा है। तुम्हारे जैसे बाहरी व्यक्ति को हमारी कक्षा के किसी छात्र को धमकाने का क्या अधिकार है? झाओ रोक्सी ने अचानक शी फैंग के सामने आकर उसे घेर लिया। झो यूहू के दबदबे वाले व्यक्तित्व से उसे जरा भी डर नहीं लगा और उसने उसे फटकार लगाई। झो रोक्सी के इस कदम ने निस्संदेह सभी को चौंका दिया। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आमतौर पर सौम्य और शालीन रहने वाली झाओ रोक्सी एक कमतर छात्र का साथ देगी। वह तो झो यूहू को चुनौती भी दे रही थी। उसका साहस देखकर तो मानो उसका दिल ही मजबूत था। रोक्सी, बवाल मत खड़ा करो। भाई हूँ तो बस शी फैंग को कुछ सलाह देना चाहते हैं। ये शी फैंग के लिए सौभाग्य की बात होगी। शी फैंग को हमेशा दूसरे लोग तंग करते रहते हैं, लेकिन भाई हूँ की सलाह से शायद उसमें कुछ सुधार आए और वो एक सभ्य इंसान बनना सीख जाए, लिंग फीलोग ने मुस्कुराते हुए समझाया। झाओ रोक्सी की असाधारण सुंदरता और आकर्षक कदकाठी के कारण वह उसे हमेशा से अपनी निजी संपत्ति की तरह मानता था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह शी फैंग का साथ देगी।
अचानक शी फैंग के प्रति उसका गुस्सा और भी भड़क उठा। हालांकि अपना गुस्सा जाहिर करना उसके लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए उसने झाओ रोक्सी का कोमल हाथ हल्के से खींच लिया। वह उसे दूर खींचना चाहता था ताकि वह उसके रास्ते में बाधा न बने। सहपाठी लिंग फीलोंग, कक्षा के गौरव होने के नाते क्या तुम चुपचाप देखते रहोगे जब हमारे एक सहपाठी को सताया जा रहा है? झाओ रोक्सी ने लिंग फीलोंग का हाथ झटकते हुए गुस्से से पूछा। उसने पहले सोचा था कि लिंग फीलोंग का व्यक्तित्व अच्छा है। उसने कुश्ती प्रतियोगिता में भी असाधारण प्रदर्शन किया था, इसलिए उसने उसे एक होनहार छात्र समझा था। हालांकि उसने यह नहीं सोचा था कि वह पाखंडी होगा। रोक्सी, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम गलत समझ रही हो। शी फैंग को सभ्य व्यवहार करना नहीं आता, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब जब भाई हूँ उसे सभ्य व्यवहार करना सिखाने जा रहे हैं, तो भविष्य में यह उसके लिए फायदेमंद होगा। लिंग फीलोंग ने बड़े गर्व से कहा, मानो जो कुछ भी हो रहा है वह शी फैंग के भले के लिए ही हो रहा हो। तुम। लिंग फीलोंग पर झाओ रोक्सी बहुत क्रोधित हुई। वह तुरंत शी फैंग की ओर मुड़ी और बोली, जल्दी जाओ, मैं उसे रोके रखूंगी। ये छोटी लड़की दिलचस्प और बेहद आकर्षक है, मुझे पसंद है। झो यूहू की निगाहें झाओ रोक्सी पर टिक गईं और उसे जो दिखा वो उसे बेहद पसंद आया। उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और उसने झाओ रोक्सी के कोमल चेहरे को सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया। अब उसका ध्यान शी फैंग पर बिल्कुल नहीं था। हालांकि इससे पहले कि उसका नमकीन सुअर जैसा हाथ झाओ रोक्सी को छू पाता, दूसरे ने उसे झटक कर हटा दिया। झो यूहू, चूंकि तुम मुझसे विचारों का आदान प्रदान करना चाहती हो, मैं सहमत हूं। लेकिन सिर्फ विचारों का आदान प्रदान करने से कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा। क्यों न इसे थोड़ा रोमांचक बनाया जाए? शी फैंग ने शांत मुस्कान के साथ प्रस्ताव रखा। वह एक कदम आगे बढ़ा, झाओ रोक्सी की कोमल बांह को पकड़कर उसे एक तरफ खींच लिया। झाओ रोक्सी ने शी फैंग की हरकतों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब तक उसे शी फैंग के पीछे घसीटा नहीं गया तब तक वह शी फैंग के सामान्य कद को देखकर अचंभित नहीं हुई। शी फैंग इतना मर्दाना कब हो गया? हालांकि उसे ये भी लगा कि शी फैंग बहुत मूर्ख है। वह झो यूहू के साथ सलाह मशविरा कैसे कर सकता है? अब झो यूहू को शी फैंग को सबक सिखाने का बहाना मिल जाएगा। झो यूहू ने गुस्से से लाल हुए अपने हाथ के पिछले हिस्से को रगड़ा। उसने शी फैंग को घूरकर देखा और अचानक पाया कि शी फैंग का वर्तमान रूप बेहद शांत और स्थिर था। ऐसा लग रहा था मानो झो यूहू किसी बिल्कुल अलग व्यक्ति को देख रहा हो। पहले शी फैंग आसानी से भड़क उठता था और दूसरों से झगड़ा करने लगता था, लेकिन अब वह न केवल शांत था बल्कि खुशी से मुस्कुरा भी रहा था। क्या उसके मस्तिष्क को क्षति पहुंची थी? लिंग फीलोंग को शी फैंग का हाथ झाओ रोक्सी को छूते हुए देखकर बहुत गुस्सा आया। वह तुरंत कुछ करना चाहता था, लेकिन उसने अपने गुस्से को रोक लिया। उसने भविष्य में शी फैंग को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया था। बच्चे, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, मुझे चुनौती दे रहे हो। वाकई दिलचस्प। तो मैं 1000 क्रेडिट की शर्त लगाता हूं। अगर तुम जीतते हो तो 1000 क्रेडिट तुम्हारे होंगे। अगर हारते हो तो मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो और साथ ही मुझे 1000 क्रेडिट का हर्जाना भी दो। कैसा रहेगा? क्या तुम तैयार हो? झो यूहू गुस्से से मुस्कुराया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि शी फैंग का दिमाग इतना खराब हो चुका है कि उसे उकसाने की हिम्मत कर रहा है। कितनी छोटी सी शर्त है, क्या तुम्हें इसे जोर से कहने में शर्म नहीं आती? शी फैंग ने सिर हिलाया और तिरस्कार से नाक सिकोड़ी। कुछ दिनों तक न मिलने के बाद तो तुम्हारी हिम्मत ही बढ़ गई है। अब बताओ, शर्त क्या है? झो यूहू गुस्से में हंस पड़ा। वह जानता था कि शी फैंग गरीब है और उसके पास 1000 क्रेडिट भी देने के पैसे नहीं हैं। लेकिन अब उसने सौदेबाजी की रकम बढ़ाने की हिम्मत कर ली थी। क्या वह जल्दी मौत न मिलने की शिकायत कर रहा था? लगता है उसका दिमाग सचमुच खराब हो गया था। क्या तुमने स्कूल की फाइटिंग प्रतियोगिता में बिग डिपर ट्रेनिंग सेंटर का मेंबरशिप कार्ड नहीं जीता था? उसी को शर्त के तौर पर इस्तेमाल करो। अगर मैं हार गया तो 1 महीने बाद तुम्हें 10,000 क्रेडिट दे दूंगा। अगर शर्त लगाने की हिम्मत नहीं है तो भूल जाओ, शी फैंग ने उकसाते हुए कहा। शी फैंग के पिछले जन्म में झो यूहू ने यह मेंबरशिप कार्ड सबके सामने दिखाया था। अब शी फैंग संयोग से इसका इस्तेमाल अपने शरीर को प्रशिक्षित करने के लिए कर सकता था। बिग डिपर ट्रेनिंग सेंटर जिन हाई शहर में बहुत मशहूर था। वहां का माहौल बहुत अच्छा था और प्रशिक्षण सुविधाएं बहुत ही बेहतरीन थीं। आम आदमी को तो ट्रेनिंग सेंटर में प्रवेश की भी अनुमति नहीं थी, वीआईपी मेंबरशिप तो दूर की बात है। एक सामान्य मेंबरशिप की कीमत लगभग 8 से 9,000 क्रेडिट थी।
अगर मैं इस कार्ड पर दांव भी लगा दूं तो तुम्हारे जैसे बेचारे को इतना पैसा कहां से मिलेगा। मैं खोखले वादों पर विश्वास नहीं करूंगा, झोउ यूहू ने ठंडे लहजे में हंसते हुए कहा। सचमुच बात वैसी ही थी जैसा झोउ यूहू ने कहा था। शी फैंग के पास इस समय एक पैसा भी नहीं था, 10,000 क्रेडिट तो दूर की बात है। इसीलिए उसने कहा था कि वह 1 महीने बाद भुगतान करेगा। हालांकि झोउ यूहू को उस पर यकीन नहीं हुआ। इसके बजाय झोउ यूहू ने पलटकर उसका मजाक उड़ाया। लगता है इस बार शी फैंग की योजना धराशायी होने वाली थी। शी फैंग, क्या तुम्हें लगा कि मुझे तुम्हारी दयनीय स्थिति के बारे में पता नहीं है? तुम इतने गरीब हो कि ठीक से खाना भी नहीं खा सकते, फिर भी अमीर होने का दिखावा कर रहे हो। किन शुयू ने शी फैंग को तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए कहा। मैं 10,000 क्रेडिट दे दूंगी, झाओ रुओक्सी ने अचानक कहा। जब लिंग फीलोंग ने झाओ रुओक्सी को दोबारा खड़े होते देखा तो उसकी आंखें लाल हो गईं। वह चाहता था कि काश वह शी फैंग से इसी वक्त छुटकारा पा लेता। शी फैंग भी हैरान रह गया। उसने अचंभित होकर झाओ रुओक्सी की ओर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि झाओ रुओक्सी के पास इतना पैसा कैसे आया। उसे झाओ रुओक्सी के पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं थी। शी फैंग को बस इतना पता था कि उसका परिवार अपेक्षाकृत संपन्न है। फिर भी झाओ रुओक्सी उस पर इतना भरोसा कर रही थी कि उसने उस पर अपना पैसा दांव पर लगा दिया। शी फैंग को समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। वैसे भी उन दोनों के बीच संबंध कुछ खास अच्छे नहीं थे। झाओ रुओक्सी ने शी फैंग की ओर देखा। वह शी फैंग के आश्चर्य का कारण जानती थी। हालांकि उससे गलतफहमी न हो इसलिए उसने धीरे से समझाया, मैं तुम्हें पैसे सिर्फ इसलिए उधार दे रही हूं क्योंकि मुझे झोउ यूहू का घमंडी रवैया बर्दाश्त नहीं होता। मैं तुम्हारा बहुत सम्मान करती हूं, इसलिए अगर तुम हार भी जाओ तो गरिमा के साथ हारो। धन्यवाद, मैं आपको दुगनी राशि अवश्य लौटा दूंगा, शी फैंग ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। यह पैसा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अब झोउ यूहू शर्त के लिए जरूर मान जाएगी। शी फैंग को सदस्यता कार्ड मिलने के बाद वह नियमित रूप से अपने शरीर का व्यायाम कर सकेगा। प्रशिक्षण जल्दी शुरू करना बेहतर था, बजाय देर से शुरू करने के। शी फैंग जितनी जल्दी अपने शरीर को प्रशिक्षित कर सकता था, भविष्य में उतना ही अधिक लाभ होता। इस बार झाओ रुओक्सी ने उसकी बहुत मदद की थी। जब वह ईश्वर के क्षेत्र में पैसा कमाना शुरू करेगा तो झाओ रुओक्सी को 10,000 अतिरिक्त देना भी कम लगेगा। हालांकि झाओ रुओक्सी ने शी फैंग की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उसने बस मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसे यकीन नहीं था कि शी फैंग उसका पैसा लौटा सकता है, और वो भी दोगुनी रकम। हा, दिलचस्प। तो चलिए अखाड़े में ही अनुबंध तय करते हैं। झोउ यूहू ने अपने होंठ चाटे। अब उसकी दिलचस्पी झाओ रुओक्सी में और भी बढ़ गई थी। हालांकि आज भगवान के क्षेत्र में उसकी किस्मत खराब थी, लेकिन असल जिंदगी में उसकी किस्मत वाकई अच्छी थी। उसे न सिर्फ एक खूबसूरत लड़की मिली थी, बल्कि शी फैंग को सबक सिखाने के लिए उसे 10,000 क्रेडिट भी मिल रहे थे। ये सचमुच एक छिपा हुआ आशीर्वाद था। इसके बाद सभी लोग स्कूल द्वारा निर्मित युद्ध क्षेत्र में पहुंचे। शी फैंग और झोउ यूहू ने केंद्रीय मस्तिष्क की देखरेख में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय मस्तिष्क द्वारा स्वीकृत अनुबंध कानून द्वारा भी मान्य थे। लड़ाई के अखाड़े में एक निर्णायक भी मौजूद था। निर्णायक आमतौर पर विश्वविद्यालय में शिक्षक होता था जो छात्रों को लड़ाई सिखाता था। निर्णायक के पास अच्छे कौशल भी थे जिनका उपयोग वह गंभीर चोटों से बचने के लिए लड़ाई को तुरंत रोकने में करता था। कक्षा के बाकी छात्र लड़ाई के अखाड़े के नीचे खड़े थे। वे शी फैंग की मूर्खता पर हंस रहे थे। हमेशा की तरह अदृश्य रहने के बजाय वह सचमुच पागल हो गया था। उसने न केवल लिंग फीलोंग का विरोध किया, बल्कि उसने झोउ यूहू को भी क्रोधित कर दिया, जो उससे भी कहीं अधिक भयानक थी। आज के बाद शी फैंग शायद फिर कभी शांतिपूर्ण जीवन नहीं जी पाएगा। किन शुयू ने रिंग के ऊपर शांत और स्थिर खड़े शी फैंग की ओर देखा। उनके व्यवहार में पहले से बिल्कुल बदलाव आ गया था। अब उनमें एक अवर्णनीय सुरक्षा का भाव झलक रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो शी फैंग का दुबला पतला शरीर भी बड़ा हो गया हो। किन शुयू ने जल्दी से सिर हिलाते हुए व्यंग्य से कहा, एक कमजोर, जिसे एक भी युद्ध तकनीक नहीं आती, वह कितना ताकतवर हो सकता है। अब तो वह भाई हू को चुनौती देने की हिम्मत भी कर रहा है। वाकई वह बहुत लापरवाह है। घेरे के नीचे मौजूद किसी भी छात्र ने किन शुयू के शब्दों का खंडन नहीं किया, बल्कि उन्हें लगा कि उसके शब्द तर्कसंगत थे। चाहे कुछ भी कहा गया हो, झोउ यूहू ने विश्वविद्यालय की फाइटिंग प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया। फाइटिंग सिखाने वाले कई शिक्षकों ने भी उसकी खूब प्रशंसा की।
उन्होंने भविष्यवाणी की कि आगामी शहर की फाइटिंग प्रतियोगिता में झोंग यूहू अपनी प्रतिष्ठा बनाएगा और साथ ही कमजोर और दुबले पतले शी फैन को सबक सिखाएगा। ये तो मानो मुर्गे को मारने के लिए कसाई के चाकू का इस्तेमाल करने जैसा था। भले ही वह अभी अडिग है, मुझे लगता है कि शी फैंग एक पल में घुटने टेककर दया की भीख मांगेगा। क्या इसका जिक्र करने की भी जरूरत है? आप ये क्यों नहीं देखते कि झोंग यूहू कौन है? मेरा अनुमान है कि शी फैंग 10 सेकंड के भीतर जमीन पर पड़ा होगा। कक्षा में मौजूद छात्र शी फैंग की मौत के बारे में चर्चा करते हुए हंसने लगे। तुम लोगों को क्या हो गया है? क्या तुम अपने सहपाठी के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? झाओ रोक्सी ने गुस्से से भरे चेहरे से अपने सहपाठियों की ओर देखते हुए पूछा। सभी छात्र चुप हो गए। हालांकि झाओ रोक्सी को देखते ही उनकी आंखों में तिरस्कार का भाव झलक उठा। कक्षा में सजी धजी लड़कियों में से एक ने तिरस्कार से होंठ सिकोड़ते हुए धीरे से कहा, तुम बस दिखने में थोड़ी अच्छी हो। अगर ब्रदर लॉन्ग न होते तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बात कौन सुनता? बाकी लड़कियों ने तुरंत सिर हिलाकर सहमति जताई। वे अपनी क्लास मॉनिटर की बात को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रही थीं। हालांकि छात्राओं की आवाज धीमी थी, फिर भी वहां मौजूद सभी लोग उन्हें स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। एक तरफ लिंग फीलोग उनकी बातें सुनकर उत्साहित महसूस कर रहा था। झाओ रोक्सी ने गुस्से में अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया और इन लोगों पर ध्यान देना बंद कर दिया। लिंग फीलोग उसके पास गई और धीरे से बोली, रोक्सी, मुझे पता है कि क्लास मॉनिटर होने के नाते इस मामले में तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन यह गड़बड़ शी फैन की वजह से हो रही है, इसलिए तुम सबको दोष नहीं दे सकती। इसके अलावा किसी को भी विश्वास नहीं है कि शी फैंग अपने छोटे से शरीर के साथ जीत सकता है। तुम सचमुच अपना पैसा समुद्र में बहा रही हो। अभी थोड़ी देर में मैं भाई हूँ से बात करके उन्हें तुम्हारा पैसा न लेने और शी फैंग को ही सब कुछ चुकाने के लिए कह दूंगी। हाँ, मैं शी फैंग की मदद इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं क्लास मॉनिटर हूँ, लेकिन पैसों के मामले में मैंने कभी उससे पैसे वापस मांगने के बारे में नहीं सोचा। झाओ रोक्सी ने लिंग फीलों की तरफ देखते हुए ठंडे लहजे में कहा, दूसरी तरफ शी फैंग की सिफारिश तो तुमने ही ली है। अब शी फैंग की मदद करने के बजाय तुम यहाँ आकर ताने मार रही हो। क्या तुम्हें पीठ पीछे आलोचना करने का डर नहीं है? और इससे ट्रेडिंग टिप्स कैसे कहा जा सकता है? एक छात्र स्कूल में तीसरे स्थान पर है, जबकि दूसरा ऐसा छात्र है जिसे लड़ाई की कोई तकनीक तक नहीं पता। क्या आपको इस बारे में बात करते समय कोई शर्म नहीं आती? झाओ रोक्सी के हर शब्द से लिंग फीलों को गहरा दर्द हुआ। इसके अलावा उसके सुंदर और सौम्य चेहरे से एक अवर्णनीय शक्ति का आभास हुआ जिसने लिंग फीलों के दिल को झकझोर दिया। गुस्से से पीला पड़कर लिंग फीलोग अवाक रह गया। जैसा कि झाओ रोक्सी ने कहा था, हर कक्षा में अनुशंसा पत्र के लिए निश्चित संख्या में सीटें थीं। कक्षा में शीर्ष 20 में आने वाले छात्र ही इस अनुशंसा पत्र के पात्र थे। हालांकि लिंग फीलोग ने बड़ी मुश्किलों के बाद शहर की कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेने की योग्यता हासिल की थी। अगर दूसरों को पता चलता कि वह बिना अनुशंसा पत्र के विश्वविद्यालय का छात्र है, तो यह उसके लिए घोर अपमान की बात होती। स्कूल ने पहले भी प्रतिष्ठा संबंधी ऐसी समस्याओं पर विचार किया था, इसलिए उन्होंने यह व्यवस्था की थी कि लड़ाई प्रतियोगिता के शीर्ष 5 प्रतियोगियों को सिफारिश मिलेगी, भले ही उनकी पढ़ाई अच्छी न हो। हालांकि लिंग फीलोग का रैंक केवल 9वां था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें यह सिफारिश नहीं मिल सकी। इसलिए उन्होंने स्कूल के सामने यह बात रखी। लिंग फीलोग के परिणाम कक्षा में शीर्ष 30 में थे, जो 20वें स्थान से बहुत दूर नहीं थे, इसलिए स्कूल ने उनकी बात मान ली। हालांकि शर्त यह थी कि किसी एक को स्वेच्छा से अपनी सिफारिश छोड़नी होगी। वह किसी को अपनी जगह छोड़ने के लिए कैसे मनाएंगे, ये सब लिंग फीलोग पर ही निर्भर था। शी फैंग तो बस एक कमजोर इंसान था। असल में लिंग फीलोग ने शी फैंग को आसानी से दबाने के लिए अपनी ताकत के साथ साथ कक्षा के सामूहिक इरादों का भी इस्तेमाल करने का इरादा किया था। फिर शी फैंग को कुछ लाभ देकर इस मामले को खत्म मान लिया जाता। लेकिन शी फैंग के काम लिंग फीलोग की कल्पना से बिल्कुल अलग थे। शी फैंग ने उसे जरा भी गंभीरता से नहीं लिया और बिना किसी झिझक के उसे धमकी दी। अब तो झाओ रोक्सी ने भी उसका मजाक उड़ाया। लिंग फीलोग का दिल इस समय अथाह क्रोध से भरा हुआ था। सही कहा, यह बराबरी का मुकाबला नहीं है, लेकिन क्या शी फैंग अपनी कमजोरी के लिए दूसरों को दोष दे सकता है? आखिर इस प्रतियोगिता के लिए किसने सहमति दी थी? आप इसके लिए मुझे तो दोष नहीं दे सकते। लिंग फीलोग ने खून से लाल आंखों से झाओ रोक्सी को देखा। अगर झाओ रोक्सी का रूप रंग और आकर्षक शरीर न होता, तो वह उसे अब तक एक जोरदार थप्पड़ मार चुका होता, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। बल प्रयोग करना बिल्कुल भी समझदारी भरा कदम नहीं था।
इसके अलावा झाओ रोक्सी का पारिवारिक इतिहास भी साधारण नहीं था। अगर उसने अब कोई घटना खड़ी कर दी तो उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। साथ ही जब लिंग फीलोव ने भविष्य में झाओ रोक्सी के साथ खिलवाड़ करने के बारे में सोचा तो उसके दिल का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। बदमाश, मुझे इतना नुकसान पहुंचाने के बाद बस देखते रहो, लिंग फीलोव ने शीफैंग को घूरते हुए मन ही मन कोसते हुए कहा। ऊपर लड़ाई के अखाड़े में शीफैंग ने लिंग फीलोव से आ रही शत्रुता को महसूस करते हुए केवल तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दी। हालांकि उसे लिंग फीलोव की एक बात माननी पड़ी। ये वास्तव में एक असमान मुकाबला था। शीफैंग के पिछले जीवन में भले ही उसका शारीरिक बल उन श्रेष्ठ योद्धाओं के बराबर न हो, फिर भी वह उन्हें पराजित कर सकता था। उसकी जीत का एकमात्र सहारा ईश्वर के क्षेत्र में होने वाली जीवन मरण की लड़ाइयां थीं। 100 युद्धों का नायक कौन होता है? 100 युद्धों से गुजरने के बाद एक कुशल नायक बनना तो स्वाभाविक ही था। कई मार्शल आर्टिस्टों के साथ भी ऐसा ही होता था। उनके प्रशिक्षण में आमतौर पर खुद को चरम सीमा तक धकेलना शामिल होता था, जान जोखिम में डालकर प्रशिक्षण लेना और खुद को बेहतर बनाना शामिल था। हालांकि ये तरीका बेहद खतरनाक था। आम आदमी ऐसा बिल्कुल नहीं करता। हद से ज्यादा जोखिम लेना और जान गंवाना बेहद आसान था। शीफैंग ने जब जीवन मरण की बेहद वास्तविक लड़ाइयों का सामना किया तो उसके युद्ध अनुभव और तकनीकों में तेजी से वृद्धि हुई। युद्ध में उसकी कुशलता राष्ट्रीय स्तर की युद्ध प्रतियोगिता के मानकों से भी कई गुना अधिक हो गई। 10 साल के भीतर गॉड्स डोमेन का कोई भी प्रतिष्ठित हाथापाई करने वाला खिलाड़ी जिनहाई सिटी के वर्तमान फाइटिंग चैंपियन को आसानी से हरा सकता है। शीफैंग की तो बात ही छोड़िए, जो कभी शैडो का कप्तान था। शीफैंग की नज़र में विश्वविद्यालय का फाइटिंग टूर्नामेंट बच्चों के घर घर खेलने जैसा था। इसके अलावा शारीरिक क्षमता के मामले में उसका वर्तमान शरीर 10 साल बाद के शरीर से कहीं बेहतर था। अगर उसे 5 या 6 लिंग फीलोव जैसे पहलवानों का भी सामना करना पड़े तो भी लड़ाई उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी। बदमाश, तुम इधर उधर देखकर कितने लापरवाह हो। देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। झो यूहू ने शीफैंग की ओर झपट्टा मारते हुए कहा। उसने तुरंत शीफैंग के चेहरे पर एक थप्पड़ मारा, जिसका मकसद उसे पहले अपमानित करना था। स्वाभाविक रूप से शीफैंग इस तरह की हरकत को आसानी से समझ सकता था। फिर भी शीफैंग अपने से कहीं अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए भी अविचलित खड़ा रहा। शीफैंग ने झो यूहू के थप्पड़ को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए उसके चेहरे की ओर एक हल्का सा मुक्का मारा। झो यूहू ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि शीफैंग की मुट्ठी इतनी सटीक होगी और सीधे उसके चेहरे पर वार करेगी। सहज ही झो यूहू ने अपने हाथों से उस मुट्ठी को रोक दिया। झो यूहू की हरकत देखकर शीफैंग के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। बिजली की गति से शीफैंग ने झो यूहू की गर्दन पर वार किया। झो यूहू समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाया और उसकी गर्दन पर वार हुआ। एक सर्जिकल ब्लेड की सटीकता से शीफैंग ने झो यूहू की गर्दन की एक प्रमुख धमनी पर वार किया। अचानक झो यूहू को अपनी दृष्टि धुंधली होने का एहसास हुआ। उसे घुटन महसूस हुई और ऐसा लगा जैसे उसकी सारी ताकत उसके शरीर से निकल रही हो। शीफैंग ने झो यूहू को सांस लेने का भी समय नहीं दिया। तुरंत ही उसने झो यूहू के पेट पर एक और मुक्का मारा। झो यूहू हमले को रोकना चाहता था, लेकिन उसका शरीर उसकी बात नहीं मान रहा था। उसे अपनी आंतों में तेज दर्द महसूस हो रहा था और उसके मुंह से पीले रंग का तरल पदार्थ निकल रहा था। झो यूहू की दृष्टि धुंधली हो गई। वह चाहकर भी चिल्ला नहीं पा रहा था। झो यूहू का शरीर स्वाभाविक रूप से गिरना चाहता था, लेकिन शीफैंग ने उसे ऐसा मौका नहीं दिया। लगातार कई मुक्के झो यूहू के पेट पर पड़े, फिर कुछ और मुक्के उसकी पसलियों पर भी लगे। लगातार कई मुक्के खाने के बाद झो यूहू के पेट का सारा तेजाबी रस उसके मुंह से बाहर निकल गया। फिर उसका शरीर एक मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर गिर पड़ा। पूरा स्टेडियम अचानक शांत हो गया। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया था कि किसी ने प्रतिक्रिया भी नहीं दी। यह इतना जल्दी हुआ कि किसी ने भी प्रतिक्रिया नहीं दी। जब झो यूहू जमीन पर गिर पड़ा तब जाकर मुकाबले के निर्णायक ने प्रतिक्रिया दी। तुरंत ही उन्होंने लड़ाई समाप्त होने की घोषणा कर दी और शीफैंग को विजेता घोषित किया। उसी समय वे जल्दी से झो यूहू के पास जाकर उसका हालचाल पूछने लगे। जज को सचमुच इसकी कल्पना भी नहीं हो रही थी। विश्वविद्यालय की कुश्ती प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रहने वाला छात्र झो यूहू भी इतने कमजोर दिखने वाले युवक के सामने टिक नहीं पाया। झो यूहू किसी भी तरह से कमजोर नहीं था, बल्कि दिखने में कमजोर लगने वाला ये युवक बहुत ताकतवर था। झो यूहू के कई मैच देखने के बाद जज को पता चल गया था कि वह बहुत ताकतवर है। कम से कम उससे निपटना जज के लिए आसान नहीं होगा।
झो यूहू की चोटों को देखकर जज दंग रह गए। शी फैंग की तकनीकें वाकई बेहद भयावह थीं। उनका हर वार सटीक था, जिससे झो यूहू की सिर्फ 2-3 पसलियां टूटी, लेकिन उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई। झो यूहू को अपनी छाती को ठीक होने में 1 महीने से थोड़ा अधिक समय लगा। झो यूहू को जमीन पर बेसुध पड़ा देखकर स्पष्ट हो गया कि वह बेहोश हो गया है। शिक्षक ने बताया कि झो यूहू को कोई गंभीर चोट नहीं आई है और वह कुछ ही पलों में होश में आ जाएगा। हालांकि उसकी चोटों का इलाज करना जरूरी था, साथ ही उसे 1 महीने से अधिक समय तक आराम करना होगा। जहां तक 3 सप्ताह बाद शहर में होने वाली कुश्ती प्रतियोगिता की बात है, झो यूहू उसमें भाग लेने के बारे में भूल ही जाए तो बेहतर है। सबकी निगाहें शी फैंग पर टिक गईं। उन्होंने उसके दुबले पतले और कमजोर शरीर को देखा और उसकी उस असाधारण और भयानक ताकत को याद करके ठंडी सांस ली। शी फैंग से कही गई अपनी बातों को याद करके उनके पसीने की बूंदें लगातार बहने लगीं। फिलहाल शी फैंग को देखते हुए छात्रों की आंखों का भाव पूरी तरह बदल गया था। अब उनमें उपहास या तिरस्कार का कोई भाव नहीं था। इसके बजाय उनमें गहरा भय झलक रहा था। स्कूल का तीसरे नंबर का छात्र एक ही मुकाबले में हार गया। शी फैंग का मुकाबला कौन कर सकता था? अगर शी फैंग उनकी देखभाल करना चाहता तो उन्हें जिन परिणामों का सामना करना पड़ता वे अकल्पनीय होते। दूसरी ओर उन्होंने शी फैंग की सिफारिश को लिंग फीलों को उपहार स्वरूप देने का साहस किया था। इस बिंदु तक सोचते हुए पहले के उन जोशीले योद्धाओं के दिल तेजी से धड़कने लगे। सेंट्रल ब्रेन की उपस्थिति में शी फैंग को बिग डिपर ट्रेनिंग सेंटर का सदस्यता कार्ड और 10,000 क्रेडिट मिले। इसके बाद उसने रिंग के नीचे मौजूद लोगों पर एक नजर डाली। जब कुछ कम साहसी छात्र शी फैंग की गहरी और गंभीर निगाहों से मिले तो उनके पैर अचानक कांपने लगे और वे बेहोश हो गए। उनके मुंह से झाग निकलने लगा। शिक्षक जी, अच्छा नहीं है। छोटी लियू बेहोश हो गई है। इस वाक्य के पूरा होने से पहले ही एक और छात्र जमीन पर लेट गया। इसी बीच जो छात्र खड़े रह गए थे उनके मन में डर बैठ गया। शी फैंग वाकई बहुत भयानक था। उसने तो बस एक नजर से ही 2 छात्रों को बेहोश कर दिया था। हालांकि उन्हें बेहोश हुए दोनों छात्रों से ईर्ष्या भी हो रही थी। अगर वे भी बेहोश हो जाते तो उन्हें इस समय इतना दबाव नहीं झेलना पड़ता। फिलहाल उनके आसपास की हवा एकदम थम सी गई थी, मानो जम गई हो। उन्हें सांस लेने में भी मुश्किल होने लगी थी और उनके हाथ पैर भी भारी लग रहे थे, मानो उनमें सीसा भरा हो। कक्षा की छात्राओं की तो बात ही क्या, वे सब अचंभित रह गईं। शी फैंग को अपनी ओर देखते देख उन्होंने तुरंत अपने सिर नीचे कर लिए। उन्हें ऐसा असहज महसूस हुआ मानो वे डरी हुई खरगोश हो जिन्हें एक बड़ा भूरा भेड़िया घूर रहा हो। किन शुयू का कोमल मुंह चौड़ा हो गया। उसने अपनी आंखें मलकर बार बार देखा कि उसने क्या देखा है। तभी उसे समझ आया कि झो यूहू को शी फैंग ने बेहोश कर दिया था। शी फैंग वाकई बहुत शक्तिशाली था। उसे पहले यह बात क्यों नहीं पता चली? अगर उसे ऐसा कोई आदमी मिल जाए तो उसकी सुरक्षा की भावना चरम पर पहुंच जाएगी। सिर्फ इसके बारे में सोचकर ही उसे खुशी हो रही थी। पैसों की तो कोई चिंता ही नहीं थी। सिर्फ अपनी ताकत के दम पर ही शी फैंग शहर के फाइटिंग टूर्नामेंट में आसानी से जगह बना सकता था। टॉप 10 में आना भी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। जब वो समय आएगा तो उसे सेलिब्रिटी स्पोक्सपर्सन बनने के लिए कई प्रस्ताव जरूर मिलेंगे। जब किन शुयू ने देखा कि शी फैंग उसे देख रहा है तो उसने अपने कपड़े और बाल थोड़े संवारे, जिससे वह सलीके से और आकर्षक दिखने लगी। उसने अपने गहरे क्लीवेज को दिखाते हुए धीमी आवाज में कहा, भाई फैंग, दोपहर हो चुकी है। मुझे एक अच्छा रेस्टोरेंट पता है जहां का माहौल बहुत बढ़िया है और खाना भी स्वादिष्ट है। मैं आपको खिलाऊंगी, तो चलिए वहां चलते हैं और खाना खाते हैं। हालांकि शी फैंग ने किन शुयू पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय वह झाओ रोक्सी को ढूंढ रहा था। जब उसे झाओ रोक्सी मिली तो वह किन शुयू को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए तुरंत उसके पास चला गया। शी फैंग की ठंडी और उदासीन आंखों को देखकर किन शुयू को अचानक लगा जैसे उसने कुछ बहुत महत्वपूर्ण खो दिया हो। मानो किसी ने उसके दिल में चाकू घोंप दिया हो। उसे हाई स्कूल में अपनी नासमझी और अज्ञानता पर पछतावा हुआ। क्लास मॉनिटर, ये लीजिए आपके 10,000 क्रेडिट। बाकी के 10,000 क्रेडिट मैं जल्द से जल्द चुका दूंगा। शी फैंग ने शांत मुस्कान के साथ पैसे देते हुए कहा। लेकिन झाओ रोक्सी ने इसे स्वीकार नहीं किया। उसने अपनी आकर्षक आंखों से शी फैंग को ऐसे देखा जैसे वह किसी अनोखे जानवर को देख रही हो। उसकी आंखों में आश्चर्य और खुशी दोनों भाव समाये हुए थे। क्या तुम सचमुच शी फैंग हो? झाओ रोक्सी ने शांत और अनिश्चित स्वर में पूछा। झाओ रोक्सी ने विश्वविद्यालय में अपने 4 वर्षों के दौरान शी फैंग को एक अंतर्मुखी व्यक्ति के रूप में देखा।
उसे अक्सर दूसरे लोग तंग करते थे। वह बहुत घमंडी भी लगता था और कभी दूसरों से मदद नहीं लेता था। वह एक घायल छोटे भेड़िए की तरह था जो अकेले ही अपने घावों को सह रहा हो। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि शी-फैंग के आज के काम पहले से इतने अलग होंगे। अब वह शी-फैंग को बिल्कुल नए नजरिए से देखने लगी थी। शी-फैंग एक छोटे भेड़िए से सोते हुए अजगर में बदल गया था। सोते समय वह शांत रहता था, लेकिन जब वह हरकत में आता तो अचूक हो जाता था। यहाँ तक कि पूरे विश्वविद्यालय का तीसरे नंबर का छात्र झाओ यूहू भी उसके सामने टिक नहीं पाया। अगर वह स्कूल की फाइटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेता तो शायद अब तक चैंपियन बन चुका होता। हाँ, मैं शी-फैंग हूँ। क्लास मॉनिटर, आप ऐसा सवाल क्यों पूछ रही हैं? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं पहले से ज्यादा सुंदर और अलग दिख रहा हूँ? शी-फैंग ने मजाक किया। वह ज़ाओ रोक्सी के विचारों को स्वाभाविक रूप से समझ गया था। आज उसने जरूरत से ज्यादा ध्यान आकर्षित कर लिया था। हालांकि शी-फैंग खुद भी ऐसी स्थिति नहीं चाहता था। अब तक जो कुछ भी हुआ, वह सब अनजाने में हुआ था। छी, घमंड मत करो। तुम अभी अभी मेरी नजरों में जगह बना पाए हो। झाओ रोक्सी ने तुरंत शी-फैंग से पैसे छीन लिए। उसके गोरे और कोमल चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, मानो उसे कुछ सूझा हो। उसने धीरे से कहा, विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित फेलोशिप पार्टी 10 दिन बाद है। जिन हाई शहर की जानी मानी कंपनियों के बड़े अधिकारी भी पार्टी में शामिल होंगे। क्या तुम एक अच्छी नौकरी की तलाश में नहीं हो? यह एक अच्छा मौका है, इसलिए तुम्हें इसमें शामिल होने पर विचार करना चाहिए। झाओ रोक्सी के बोलते ही उसे शी-फैंग की आर्थिक स्थिति याद आ गई। उसके पास पार्टी में शामिल होने के लिए निश्चित रूप से पैसे नहीं थे। इसलिए उसने धीरे से कहा, फेलोशिप पार्टी में शामिल होने के लिए जो शुल्क लगेगा, मैं आपके लिए वह चुका दूंगी। शी-फैंग ने झाओ रोक्सी की बातों पर गौर किया। जिनहाई विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित फेलोशिप पार्टी एक बड़ा आयोजन था और शायद वह व्यक्ति भी इसमें भाग ले सकता था। इसलिए शी-फैंग ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, धन्यवाद क्लास मॉनिटर। मैं जाऊंगा। भागीदारी शुल्क मैं स्वयं दे दूंगा। शी-फैंग के जाने की सहमति सुनकर झाओ रोक्सी को थोड़ी खुशी हुई। हालांकि शी-फैंग के खुद शुल्क का भुगतान करने की बात सुनकर उसे अवर्णनीय निराशा हुई। उन दोनों की बातचीत सभी ने सुनी। हालांकि जब उन्होंने अपनी क्लास मॉनिटर झाओ रोक्सी को शी-फैंग को फेलोशिप पार्टी में आमंत्रित करते हुए सुना तो सभी को अपनी सुनने की क्षमता पर संदेह हुआ। झाओ रोक्सी तो शी-फैंग की भागीदारी फीस देने के लिए भी तैयार थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। पब फ्यूचर एड्स। झाओ रोक्सी सचमुच बेहद खूबसूरत महिला थी, लेकिन आमतौर पर वह मेकअप से अपनी सुंदरता बढ़ाने की कोशिश नहीं करती थी। उसके कपड़े भी बहुत साधारण थे। फिर भी ये कपड़े उसके सुंदर और आकर्षक चेहरे और सुडौल शरीर को छुपा नहीं पाते थे। अगर वह थोड़ा सज धज कर रहती तो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की भी उसके सामने फीकी पड़ जाती। इसलिए कई धनी और प्रभावशाली पुरुषों ने झाओ रोक्सी को पाने की कोशिश की। हालांकि उन सभी को अस्वीकार कर दिया गया। लिंग फीलो भी एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो बड़ी मुश्किलों के बाद उनके बीच की दूरी को कम करने में कामयाब रहा। हालांकि ये केवल झाओ रोक्सी को अपने साथ थोड़ा बेहतर व्यवहार करने के लिए मनाने तक ही सीमित था। झाओ रोक्सी का अहंकार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। अब झाओ रोक्सी ने स्वयं शी-फैंग को आमंत्रित किया था। यह एक बिल्कुल चौंकाने वाला दृश्य था। ऐसी सुंदरता को देखकर भला कौन मना कर सकता है। हालांकि शी-फैंग ने चतुराई से झाओ रोक्सी के नेक इरादों को अस्वीकार कर दिया था। एक तरफ लिंग फीलो के दिल में क्रोध की ज्वाला उग्र रूप से भड़क रही थी क्योंकि वह उन दोनों की बातचीत सुन रहा था। शी-फैंग, तुम्हें अपनी अहमियत ठीक से जाननी चाहिए। फेलोशिप पार्टी में जिन हाई शहर की कई जानी मानी हस्तियां शामिल होंगी। सिर्फ तुम्हारे कपड़ों के आधार पर ही सुरक्षाकर्मी तुम्हें भगा भी सकते हैं। उस समय तुम हमारी क्लास के सभी लोगों को शर्मिंदा कर दोगे, लिंग फेलोग ने व्यंग्य करते हुए कहा। तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे साथी छात्र लिंग फेलोग। शी-फैंग ने लिंग फेलोग की ओर मुड़कर देखा। उसने अखाड़े की ओर इशारा करते हुए आंखों में एक ठंडी चमक लिए ठंडे स्वर में कहा, इसके विपरीत, क्या तुमने पहले यह नहीं कहा था कि तुम मुझे एक सभ्य व्यक्ति बनना सिखाना चाहते हो? यह अखाड़ा है तो क्यों न हम कुछ सलाह साझा करें। मुझे एक सभ्य व्यक्ति बनना सिखाओ। शी-फैंग, तुम इतनी जल्दबाजी मत करो, मैं तो बस पूरी कक्षा के सुझाव का पालन कर रहा हूँ। लिंग फीलोग हकलाते हुए झिझकती आंखों से शी-फैंग की ओर देखने लगा। उसे अचानक अपने पूरे शरीर में सिहरन महसूस हुई और वह अनजाने में एक कदम पीछे हट गया। शी-फैंग के साथ उसे सलाह मशविरा करवाना अपने ही पैरों तले रौंदने जैसा था। जिन लोगों ने कभी किसी लड़ाई प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया है,
वे शी फैंग और झो यूहू के बीच हुए इस मुकाबले का असली मतलब और भयावहता नहीं समझ पाएंगे। झो यूहू बहुत शक्तिशाली था और यहां तक कि लिंग फीलोग खुद भी जानता था कि वह झो यूहू का मुकाबला नहीं कर सकता। फिर भी शी फैंग ने पलक झपकते ही झो यूहू को हरा दिया। इस लड़ाई को सही मायने में लड़ाई कहना भी गलत होगा। यह तो बस एक तरफा खेल था। पूरी कक्षा का सुझाव। शी फैंग ने बगल में खड़े अपने सहपाठियों की ओर एक नजर डाली और ठंडे लहजे में कहा, आपके क्या सुझाव थे? जाहिर है हर कोई लिंग फेलोग का पक्ष नहीं लेगा। यहां तक कि एक मूर्ख भी समझ सकता था कि लिंग फेलोग शी फैंग से कितना डरा हुआ था। ठीक है, मैं हार मानता हूं। गलती मेरी ही थी। अब आप बताइए क्या करना है? लिंग फीलोग ने रिंग के ऊपर बेहोश पड़े झो यूहू की ओर देखते हुए दांत पीसते हुए कहा। अगर वह अभी शी फैंग से भिड़ता तो उसके पास बचने का कोई मौका नहीं होता। उसे ये भी विश्वास नहीं था कि शी फैंग दया दिखाएगा। अगर वह शी फैंग को नाराज करता रहता तो उसे कम से कम 1 महीने अस्पताल में रहना पड़ता। उस समय तक वह शहर के फाइटिंग टूर्नामेंट में भी हिस्सा नहीं ले पाता और ऐसा नुकसान वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। स्कूल द्वारा दिया गया बिग डिपर ट्रेनिंग सेंटर का 5000 क्रेडिट का वाउचर शी फैंग ने मांग की। बिग डिपर में जिन हाई शहर का सबसे अच्छा पोषण विशेषज्ञ था। इस वाउचर से शी फैंग अपने शरीर की आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकता था और अपने शरीर को तेजी से बेहतर बना सकता था। लिंग फीलोग बिग डिपर वाउचर देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। यह एक ऐसी वस्तु थी जिसे बाहर से 10,000 क्रेडिट्स में भी नहीं खरीदा जा सकता था। वाउचर मिलने के बाद शी फैंग लड़ाई के अखाड़े से चला गया। शी फैंग ने किराए के अपार्टमेंट में लौटते ही तुरंत अपने शरीर को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। पूरी तरह थक जाने के बाद उसने इंटरनेट पर भगवान के क्षेत्र और जिन हाई शहर से संबंधित जानकारी खोजी। वह अपनी भविष्य की विकास योजना के लिए पर्याप्त तैयारी कर रहा था। इस बार फेलोशिप पार्टी के लिए यह बात विशेष रूप से सच थी। फेलोशिप शुरू होने से पहले उन्हें पर्याप्त जानकारी तैयार करनी थी, अन्यथा उनकी योजना को पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता। दोपहर होते ही शी फैंग ने अपना दोपहर का भोजन किया और बिस्तर पर लेट गया। उसने अपना वर्चुअल गेमिंग हेलमेट पहना और इस तरह भगवान के क्षेत्र में उसका दूसरा दिन शुरू हुआ। रेड लीफ टाउन के आकाश में काले बादल छाए हुए थे जो आसमान में लटके पूर्णिमा के चंद्रमा को घेरे हुए थे। सड़कों पर जादुई दीपक जगमगा रहे थे। शी फैंग ने अभी अभी लॉग इन किया था। भगवान के क्षेत्र में अभी भी रात का समय था। अधिकांश खिलाड़ी इस समय व्यापार क्षेत्र में थे, जिससे वह जगह बहुत भीड़भाड़ वाली हो गई थी। इस समय केवल कुछ ही विशेषज्ञ थे जो अपना स्तर बढ़ाने के लिए राक्षसों का शिकार कर रहे थे। दिन के समय व्यापार क्षेत्र की सड़क सुनसान रहती थी, लेकिन अब वह सड़क एक बाजार में बदल गई थी जहां शोर और उत्साह का माहौल था। खिलाड़ी चौड़ी पत्थर की सड़क पर जगह जगह स्टॉल लगाते नजर आ रहे थे और उनके सफेद कपड़ों के ऊपर सहायक कार्यों के लिए आवश्यक कुछ सामान और कुछ सामान्य उपकरण रखे हुए थे। खरीदार और विक्रेता आपस में मोलभाव कर रहे थे और कुछ लोगों के चेहरे 1-2 सिक्कों के लिए लाल हो गए थे। सिस्टम, आपने नीलामी के लिए जो गैरिसन कवच रखा था वह बिक गया है। प्रोसेसिंग शुल्क काटने के बाद आपके खाते में कुल 5 चांदी और 31 तांबे के सिक्के जमा हो गए हैं। सिस्टम, आपने नीलामी के लिए जो गैरिसन कवच रखा था वह बिक गया है। प्रोसेसिंग शुल्क काटने के बाद आपके खाते में कुल 5 चांदी और 67 तांबे के सिक्के जमा हो गए हैं। सिस्टम, आपने नीलामी के लिए जो गैरिसन कवच रखा था वह बिक गया है। प्रोसेसिंग शुल्क काटने के बाद आपके खाते में कुल 5 सिल्वर और 98 कॉपर जमा हो गए हैं। डॉट 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 शी फैंग के एक कदम आगे बढ़ने से पहले ही सिस्टम से नीलामी घर की सूचनाओं की एक श्रृंखला उसके कानों में पड़ी। शी फैंग ने लापरवाही से सिस्टम सूचनाओं का चयन किया और तुरंत चौंक गया। गैरिसन कवच का मूल्य शी फैंग के अनुमान से कहीं अधिक था। मूल रूप से शी फैंग इसे लगभग 5 चांदी के सिक्कों में बेचना चाहता था, लेकिन वास्तव में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण गैरिसन कवच की अधिकतम कीमत 6 चांदी के सिक्के और 42 तांबे के सिक्के तक पहुंच गई। 11 गैरिसन कवच कुल मिलाकर 67 चांदी के सिक्कों से अधिक में बिके। इस राशि ने शी फैंग को तुरंत एक सोने के सिक्के का मालिक बना दिया। वह सोने का धनी बन गया था। खेल के वर्तमान चरण में एक चांदी के सिक्के की क्रय शक्ति आश्चर्यजनक थी। एक साधारण गिल्ड के पास केवल 60 या 70 चांदी के सिक्के ही होते थे। खेल के शुरुआती दौर में अपने सदस्यों का उचित विकास करने के लिए गिल्ड बहुत अधिक तांबे के सिक्के जमा नहीं कर सकते थे। ऐसा करने से गिल्ड के भविष्य के विकास में बाधा ही आती।
वहीं प्रथम श्रेणी के गिल्डों के पास लगभग एक सोने का सिक्का ही होता था। हालांकि जब इन पैसों का इस्तेमाल दसियों या सैकड़ों लोगों पर किया जाता था तो ये नगण्य प्रतीत होते थे। अब शी फैंग सचमुच एक महान उद्योगपति बन चुका था। एक दिन की लड़ाई के बाद अधिकांश खिलाड़ी अपने युद्ध के सामान के साथ कस्बे लौट रहे थे। उनके पास काफी सामान था और स्वाभाविक रूप से शी फैंग इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। शी फैंग ने आराम से कम लोगों वाली एक जगह चुनी, अपना सफेद कपड़ा जमीन पर बिछाया और सामान खरीदने के लिए अपना स्टॉल लगा दिया। इस समय सबसे उच्च स्तर का खिलाड़ी लेवल 4 पर होना चाहिए, जबकि औसत खिलाड़ी अभी भी लेवल 2 पर और विशेषज्ञ खिलाड़ी लेवल 3 पर थे। इसलिए उनके द्वारा बेची जाने वाली सामग्री में बहुत विविधता थी। उच्च श्रेणी की वस्तुएं भी थीं और सामान्य वस्तुएं भी। उच्च श्रेणी की सामग्रियों की मौजूदा कीमतें बहुत अधिक थीं, इसलिए शी फैंग स्वाभाविक रूप से उन्हें नहीं खरीदता था। गैरिसन कवच बनाने का सारा काम शी फैंग ने खुद ही किया था, इसलिए उसकी कमाई सीमित थी। हालांकि शी फैंग इन उपकरणों को बेचकर कुछ धनराशि जमा कर रहा था। पर्याप्त धनराशि जमा होने पर ही वह और अधिक कमाई कर सकता था। जादुई सार तत्व 6 तांबे के सिक्के प्रति स्टैक, पत्थर 10 तांबे के सिक्के प्रति स्टैक, साथ ही कठोर पत्थर 23 तांबे के सिक्के प्रति स्टैक, शी फैंग चिल्लाया। शी फैंग की बातें सुनकर सड़क पर मौजूद खिलाड़ी एक एक करके उसके चारों ओर जमा हो गए। बॉस, मेरे पास पत्थरों के 10 ढेर हैं। आपको कितने ढेर चाहिए? मेरे पास मैजिक एसेंस के 6 ढेर हैं, क्या आप ये सभी लेना चाहते हैं? मेरे पास हार्ट स्टोन का ढेर है। पूरे दिन जंगल में भटकने के बाद मैजिक एसेंस और स्टोन्स ऐसी सामग्री बन गए थे जिनसे सड़कें प्रदूषित हो रही थीं। आमतौर पर खिलाड़ी इन सामग्रियों को एनपीसी को बेच देते थे या अपने सहायक कार्यों का अभ्यास करने के लिए बचा कर रखते थे। हालांकि हार्ट स्टोन्स जैसी सामग्रियां बहुत दुर्लभ थीं। ये आमतौर पर लेवल 3 के क्षेत्रों में ही मिलते थे और केवल कोबोल्ड्स या लिटिल रॉक मॉन्स्टर्स द्वारा ही गिराए जाते थे। एक ढेर में 20 कठोर पत्थर थे, जिन्हें एनपीसी को बेचने पर 20 कॉपर मिलते थे। कठोर पत्थरों का उपयोग लोहार के काम में होता था, हालांकि खेल के इस चरण में इनका उपयोग करना काफी विलासितापूर्ण था। गिल्ड बहुत कम ही कठोर पत्थर खरीदते थे, इसलिए इनकी कीमतें बहुत अधिक नहीं थीं। लेकिन खिलाड़ियों के लेवल 7 पर पहुंचने के बाद इनका बहुत बड़ा उपयोग होता। लेवल 7 के राक्षस क्षेत्रों में कई विशेष राक्षस थे और इन राक्षसों से लड़ने में हथियार की मजबूती पर बहुत दबाव पड़ता था। हथियार की मजबूती शून्य होने पर वह टूट जाता था। एक बार हथियार टूट जाने पर उसे सफलतापूर्वक ठीक करने की संभावना केवल 20% थी। अगर फिर भी ठीक नहीं हुआ तो वह कबाड़ में बदल जाता था। इस बीच कठोर पत्थरों का उपयोग धार तेज करने वाले पत्थर बनाने के लिए किया जा सकता था। हथियार पर इसका उपयोग करने से उसकी क्षति अस्थायी रूप से बढ़ जाती थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हथियार की मजबूती को 5 से 10 अंक तक बढ़ा सकता था। धार तेज करने वाले पत्थर की मदद से खिलाड़ियों को अपने हथियारों की मरम्मत के लिए बार बार शहर वापस नहीं जाना पड़ता था, जिससे उनका काफी समय बचता था और राक्षसों को मारने की उनकी क्षमता भी बढ़ जाती थी। शी फैंग के पिछले जीवन में कठोर पत्थरों की बिक्री बेहद लोकप्रिय थी। धार तेज करने वाले पत्थरों की कीमत और भी तेजी से बढ़ी, जिससे कई जालसाजों ने भारी मुनाफा कमाया। अपने स्तर को तेजी से बढ़ाने और लाभ प्राप्त करने के लिए शैडो गिल्ड के सदस्यों को भी इन लालची व्यापारियों ने निशाना बनाया था। वे केवल दांत पीसकर ही धार तेज करने वाले पत्थर खरीद सकते थे। इस जीवन में भारी लाभ कमाने की बारी शी फैंग की थी। वह इन कठोर पत्थरों का अग्रिम भंडार करने जा रहा था। 1 घंटे से अधिक समय तक सामग्री खरीदने के बाद शी फैंग के पास कुल 80 स्टैक मैजिक एसेंस और 120 स्टैक स्टोन थे। हार्ट स्टोन की बात करें तो शी फैंग ने केवल 12 स्टैक ही एकत्र किए थे, जो बहुत कम मात्रा थी। शी फैंग का थैला जल्दी ही भर गया। उसके पास इन सभी वस्तुओं को रखने के लिए बैंक के गोदाम में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बैंक के गोदाम में 500 स्लॉट की निश्चित जगह थी। गोदाम की जगह को पहली बार बढ़ाने पर 20 तांबे के सिक्कों की लागत से 500 अतिरिक्त स्लॉट मिलते थे। दूसरी बार बढ़ाने पर 50 तांबे के सिक्कों में 1000 स्लॉट मिलते थे। इसके बाद हर 1000 स्लॉट के लिए एक चांदी का सिक्का लगता था और हर अतिरिक्त 1000 स्लॉट के लिए प्रति सप्ताह 10 तांबे के सिक्कों का प्रबंधन शुल्क लगता था। फिलहाल शी फैंग के लिए इतनी रकम कोई मायने नहीं रखती थी। उसने तुरंत 3000 स्लॉट बढ़ा दिए और भविष्य में उसे हर हफ्ते 30 कॉपर का प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा। सभी सामग्री को इकट्ठा करने के बाद शी फैंग नीलामी घर की ओर दौड़ पड़ा। नीलामी घर ने व्हाइट रिवर सिटी के प्रभाव में आने वाले सभी छोटे कस्बों को आपस में जोड़ दिया था।
हालांकि यहाँ आम सामान बेचने वाले लोग कम थे, फिर भी कुछ लोग ऐसे जरूर थे जो कठोर पत्थर बेचते थे। बस उनकी कीमतें थोड़ी ज्यादा थीं। हालांकि लेवल 7 पर पहुंचने पर खिलाड़ियों के पास अपने हथियारों को धार देने के लिए धार तेज करने वाले पत्थर खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। इसलिए शी फैंग को पैसों के नुकसान की चिंता नहीं थी। नीलामी घर पहुंचने पर शी फैंग को एक बेहद विचित्र स्थिति का सामना करना पड़ा। नीलामी घर में गिल्ड के कई रसद विभाग के सदस्य मौजूद थे। उनमें से प्रत्येक नीलामी घर की रखवाली कर रहा था और यह समझना मुश्किल था कि वे वास्तव में किस चीज का इंतजार कर रहे थे। शी फैंग ने बेतरतीब ढंग से बैठने के लिए एक जगह चुनी और नीलामी घर के संचालन पैनल को पुकारा। जब शी फैंग हार्डस्टोन की तलाश कर रहा था, तभी उसने गिल्ड के कुछ रसद सदस्यों को आपस में शिकायत करते हुए सुना। हमें और कितना इंतजार करना पड़ेगा? वो गैरिसन आर्मर अभी तक क्यों नहीं आया? मुझे उसे खरीदने दो ताकि मैं आपको बता सकूं। आपने तो सिर्फ 3 घंटे इंतजार किया है। मैं तो यहाँ 10 घंटे से भी ज्यादा समय से इंतजार कर रहा हूँ। आपने गैरिसन आर्मर के लिए चल रही प्रतियोगिता की तीव्रता नहीं देखी है। मैंने सुना है कि इस गैरिसन आर्मर की वजह से कई गिल्ड जंगली स्पेशल एलीट दुश्मनों को मारने में कामयाब रहे और उन्हें जबरदस्त फायदा हुआ। एक गिल्ड तो गैरिसन आर्मर की बदौलत काफी सारे उपकरण और स्किल बुक्स हासिल करने में भी सफल रहा। इसलिए हर कोई इसके लिए यहाँ लड़ने आया है। दुर्भाग्य से गैरिसन आर्मर के बचे हुए कुछ ही टुकड़े बिक चुके हैं। बिल्कुल, हमारा गिल्ड इस समय बहुत पछता रहा है। अगर हमें पता होता कि हम उन गिल्डों से कितना पीछे रह जाएंगे, तो हम गैरिसन कवच खरीद लेते, भले ही उसके लिए हमें 7 चांदी के सिक्के ही क्यों न देने पड़ते। अब उच्च अधिकारियों ने आदेश दे दिया है। जैसे ही गैरिसन कवच दिखाई दे, हमें उसे अवश्य खरीदना होगा। लॉजिस्टिक्स टीम के सदस्यों द्वारा आयोजित चर्चा के दौरान शी फैंग भी गैरिसन आर्मर द्वारा वांछित प्रभाव प्राप्त करने की गति से आश्चर्यचकित रह गया। इसलिए शी फैंग ने रक्षात्मक शक्ति से लैस शेष 7 गैरिसन कवच निकाले। उसने चुपके से उन्हें नीलामी में रख दिया और प्रत्येक कवच की शुरुआती कीमत 8 चांदी के सिक्के तय की, जो उसके मूल अनुमान से 2 चांदी के सिक्के अधिक थी। हालांकि इन गिल्डों को ये कीमत स्वीकार्य होनी चाहिए। जहां तक सर्वश्रेष्ठ गैरिसन भारी कवच की बात है, शी फैंग उसे कुछ समय बीतने के बाद ही बेचेगा। वह पहले इन गिल्डों को मौजूदा गैरिसन कवच को धीरे धीरे समझने का मौका देगा। उपकरणों को नीलामी में रखने के बाद शी फैंग ने हार्टस्टोन की खोज शुरू कर दी। शी फैंग सोच रहा था कि क्या कई खिलाड़ियों ने इन्हें नीलाम किया होगा।